हालात देखो रोड के, ये है, ये देखो, ये ठेकेदार ने रोड बनाया। नहीं सही है, बहुत इसके बढ़िया। अंदर है क्या, कुछ तो पड़ा नहीं। देखो ये रोड बना कितना माल पड़ा हुआ है। ये भाई इतना अच्छा बनाया। ये है कारनामे ठेकेदार के, बढ़िया करके। ये रोड है क्या बेफालतू, इससे बढ़िया गवर्नमेंट का पैसा ये सरकार का पैसा और ऐसे पैसे बेमतलब में खत्म हो रहा है। काम इनके करो, ऊपर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। काम करो ढंग से। पूरा उधड़ी तो सही है। दोस्तों ये जो नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यह है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर ये नज़ारा आप लोगों के सामने है। इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोगों को मैं बताऊं, ये पर्टिकुलर सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण जो सड़क योजना है उसके तहत, ये स्कीम के तहत ये सड़क बनाई गई। और वो स्कीम जो है 2000 में लॉन्च की गई थी, 15 अगस्त की बेसिकली डेट में। यानी कि 22 साल बाद भी ये स्कीम ऐसी है कि इससे बनाई गई सड़कें जो हैं वो इंसान इस तरीके से हाथों से उखाड़ उखाड़ के फेंक दे रहा है 1 सेकंड के अंदर में। तो यहाँ से सोचो, एक करप्शन का जीता जागता शानदार उदाहरण आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि 22 साल से चली हुई एक स्कीम क्या इस लेवल की सड़कें बना रही हैं? क्या यही है हमारे जो पर्टिकुलर गांव में हम लोग पक्की सड़कें बना रहे हैं? क्या इसी के थ्रू हम लोग गाँव को शहरों के साथ में कनेक्ट करेंगे? क्या इसी से हम लोग गाँव के अंदर में डेवलपमेंट लेकर आएंगे? तो ये है एक ऐसा उदाहरण जो कि आगे अगर रिपीट ना हो तो ही अच्छा है, वरना ये वो सड़कें हैं जो एक ही बारिश में इस तरीके से साफ़ होंगी जैसे आप लोगों ने देखा होगा साबुन जो है वो कपड़ों से साफ़ हो जाता है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आप लोगों की क्या राय है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और आप लोगों के लोकल एरिया में जो सड़कें बनाई जाती हैं, क्या वो भी कुछ ऐसी हैं कि एक उसके ऊपर को बारिश का सीज़न निकला नहीं, मानसून, और जो सड़कें हैं वो गायब हो गई? तो ये है एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और वो नहीं है, आप लोगों ने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, क्या नाम है उसका टिचकोला एंड टिचकोला कंपनी मूवी का नाम बताइए, मेरे माइंड से निकल गई। सेम सिचुएशन यहाँ पर दिखाई गई है कि क्या कंडीशन होती है जब करप्शन की पराकाष्ठा पार होती है। तो हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों ये बताओ पहले जोश कितना हाई है? अगर हाई नहीं है ना, मैंने आप लोगों के घर वालों से बात करनी स्टार्ट कर देनी है और अंकल आंटी को बोलना है कि इनके ऊपर ना सुबह सुबह ठंडा पानी डाल दिया करो, ठीक है? 1-1 लीटर जो है ठंडा पानी डाल दिया, बस उसके बाद में सबके जोश हाई हो जाएंगे। मतलब टाइम से उठ जाया करो यार, आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों को ही संवारनी है। तो आज का INA यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। ये बैलेंस डाइट अगर आप लोगों ने लगातार कुछ महीनों तक खा ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ जो सेहत आप लोग ये बनाएगी ना, वो कोई भी प्रोटीन क्रेटीन आप लोगों का नहीं बनाएगा। तो बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा आप लोगों से बेसिकली एक ऐसी चीज़ जो कि आप लोग डेली चाहते हैं कि की जाए, पर लेकिन आप लोग उसको छोड़ देते हैं और कल पर टाल देते हैं। तो बोला गया कि नेवर लेफ्ट द वर्क फॉर टुमारो बिकॉज इट्स लाइक हुडविंग। मतलब क्या है? यानी कि आप लोग अगर आज का काम नहीं करते हैं और उसको कल के ऊपर छोड़ देते हैं, तो आप लोग अपनी ही आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अपने आप ही, कोई और नहीं झोंक रहा है, आप लोग खुद अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्हें कहते हैं काम को पोस्टपोन कर दिया। आप लोग सारे काम करते हो, नहाते हो, धोते हो, खाते हो, पीते हो, सारे काम, सोते हो प्रॉपर वे में, एंजॉय करते हो जो भी आप लोग करना होता है, फ़ोन को पूरा टाइम देते हो, यूटिलाइज करते हो या फिर टाइम वेस्ट करते हो। मतलब रील चल रही हैं इंस्टाग्राम पर या फिर शॉर्ट्स चल रही हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर बैठ के, जो काम करना है सारा करना है, बस पढ़ाई को छोड़ के। अगर वो वाली कैटेगरी में हो तो किसी और की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हो, अपनी खुद की आंखों में धूल झोंक रहे हो। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी आप लोग समझ लोगे, उतनी ही जल्दी अपने टाइम को आप लोग यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दोगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर समझ में नहीं आता है कि पूरा दिन कहाँ चला जाता है। किसी को समझ में नहीं आता यार, समझना पड़ता है। और समझने का सबसे सही तरीका क्या है? वो वही तरीका है जो मैं डेली आप लोगों को बोलता हूँ। जब तक आप लोग वो तरीका फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप लोगों का दिन जो है वो ऐसे ही जाने वाला है। ये तरीका क्या है? जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, देखिए ये है तरीका। वो आप लोगों को पता होना चाहिए किस घंटे में आप लोगों को क्या करना है। जब ये चीज़ें आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे और फिर उनके ऊपर टिक लगाओगे ना आकर, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का टाइम जो है वो कहाँ जा रहा है। यानी कि आप लोगों को ही अपना टाइम काउंट करना है, कोई और आप लोगों की जगह आप लोगों का टाइम काउंट नहीं करने वाला है। ये चीज़ें आप लोगों को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी ही जल्दी अच्छी है। एक छोटी सी बात बताऊं, ये आप लोगों के वैसे भी काम आएगी। अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, प्रेक्टो ऐप का नाम जानते हो?
जो ऑनलाइन आप लोगों की बॉडी कैसी है उसके बारे में एनालिसिस करके डॉक्टर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अच्छा ठीक है ये दवाई आप लोग ले लो, यानी कि कंसल्टेशन किया जाता है ऑनलाइन। ये प्रेक्टो ऐप का काम है। उस पर्टिकुलर ऐप ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये बताया कि पिछले कुछ टाइम में डायबिटीज़ की संख्या जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी कुछ हद नहीं है, और इसमें 25 से लेके 35 साल के बीच के वो लोग हैं जिनकी एज अभी कोई ऐसी नहीं है कि उनको डायबिटीज़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा इनएक्टिव हम लोग हो गए हैं, 24 घंटे घर पे पड़े रहते हैं। एक्सरसाइज करने का बात आए तो उसको सबसे पहले हम लोग डांटते हैं कि नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आदत बन चुकी है, उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कि वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे जिनको लत लग चुकी है एक जगह बैठे हुए कुर्सी पे और घंटों निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज की डेट में एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब तक एक बैलेंस लाइफ आप लोग नहीं जियोगे ना, सही तरीके की नींद नहीं लोगे, सही तरीके का खाना नहीं खाओगे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप लोगों की बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम लगेगी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी प्रॉब्लम ठीक करें और कौन सी प्रॉब्लम रखें। कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल अगर ज़िंदगी में ये चीज़ें बैलेंस करके नहीं चलोगे तो बहुत दिक्कतें आप लोगों के सामने आने वाली है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ें समझोगे और अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ बनाकर आगे बढ़ोगे। ओके, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और मुझे पता है कि बहुत सारे इनको पहचान भी नहीं पाएंगे। तो पहचानो कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और ये भारत रत्न अवॉर्डी हैं, यानी कि इनको भारत रत्न मिल चुका है। तो देखता हूँ कौन इन पर्सनैलिटी का नाम बताता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इनका नाम जरूर बताओगे, आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे। ठीक है, इसी के साथ में इंपॉर्टेंट डे है जो कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है, वो कल डिस्कस करना था हालांकि, पर लेकिन आज डिस्कस कर लेते हैं। ये 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रेस डे। जब आप लोगों से बात की जाती है नेशनल प्रेस डे के बारे में तो इसका मतलब ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। और संविधान के अंदर जब आप लोग ये पार्ट 3 के अंदर में जाते हैं, फंडामेंटल राइट है बेसिकली आर्टिकल 19 के अंदर में, ये इसके अंदर से यहाँ पर ये प्रेस वाला सिस्टम निकाल कर लाया गया। आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में क्या चल रहा है, वो न्यूज़ के थ्रू मिलती है, यानी कि प्रेस जो है वो यहाँ पर ये काम करती है। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो आज की डेट में ये डेमोक्रेसी का आप लोगों को 4th पिलर बोला जाता है। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया जाए और एनकरेज किया जाए जर्नलिज्म को। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जर्नलिस्ट की जान गई कोविड-19 के टाइम पर उन लोगों ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, उन्होंने प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपना काम करते रहे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है जर्नलिज्म की कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है जब गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि लोगों को गवर्नमेंट की जो असली नीति है वो लोगों के सामने रखता है। इसकी वजह से लोग जागरूक होते हैं और इसकी वजह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और कोई भी कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड आप लोगों का नहीं होना चाहिए। कल के दिन आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की जरूर बताना, और कौन कौन मॉर्निंग में प्रॉपर एक्सरसाइज करके आया है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ मॉर्निंग में एक्सरसाइज करके आना है, तो कौन कौन एक्सरसाइज करके आया मॉर्निंग में लेक्चर ज्वाइन करने से पहले। 6 बजे होता है यार लेक्चर, 6 ना बहुत लेट बजते हैं, सुबह नहीं है 6, सुबह जो है 3-4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग अगर 4 बजे भी उठ रहे हो ना या 5 बजे भी उठ रहे हो तो भी 1 घंटे का टाइम आप लोगों के पास में रहता है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। एक इंटरेस्टिंग चीज़, कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चा बोला है कि सर मैं नहा कर आ गया हूँ। सोचो यार, वो एक्सरसाइज करके नहाकर प्रॉपर पानी पीकर फ्रेश होकर अब आकर क्लास में बैठा है, वो शानदार तरीके से अपने लेक्चर को एंजॉय करेगा। या फिर आप लोग अरे 6 बज गए लेक्चर आ गया तो हड़बड़ा के बैठे और लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया। कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से लेक्चर को एंजॉय करेगा, और कौन ज़्यादा बेटर तरीके से अपने दिन को स्टार्ट करेगा, और कौन ज़्यादा बेटर तरीके से एनर्जेटिक वे में अपने आप को सिस्टमेटिक वे में आगे लेकर चल पाएगा। जो हफरा थफरी में उठ के बैठा है या फिर वो जो कि प्रॉपर उठा है, उठने के बाद में उसको पता है कि अच्छा हाँ मैं उठ गया हूँ, अपने आप को बता रहा है, पानी पी रहा है प्रॉपर वे में जाकर, उसके बाद में फ्रेश व्रेश होकर एक्सरसाइज कर रहा है, टाइम लगा तो नहा लिया, वरना आके प्रॉपर एक एनर्जेटिक वे में लेक्चर ले रहा है। खुद सोचो कौन सी जिंदगी जीना पसंद करोगे और कितना रिजल्ट आप लोगों को चाहिए, तो वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, एक बात करते हैं बीमारी के बारे में, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बोलते हैं बेसिकली एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी का दौरा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लोगों को मिर्गी का दौरा आता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी अपने आप में मानी जाती है अगर देखा जाए तो, इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात की जाती है, यानी कि एटलीस्ट लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ ऐसी भी कोई बीमारी है, तभी तो लोग जो है उसका सोल्यूशन निकालने की बात करेंगे। तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर नेशनल एपिलेप्सी डे, जिसको यहाँ पर बेसिकली एक मिर्गी डे या मिर्गी दिवस के रूप में जानते हैं, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और इस बीमारी का सोल्यूशन जो है फिर किया जा सके। 17 नवंबर को यहाँ पर ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। डे सेलिब्रेट करने का बेसिक पर्पज ये है ताकि लोग जो है उसके बारे में अवेयर हो सके। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीज़ें। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप लोगों को दूर करना है। एक छोटी सी बात,
जो कई सारे बच्चे कई दिन से लगातार कह रहे हैं सर G20 क्यों कवर नहीं किया। G20 की मीटिंग के बारे में पिछले महीने भी कई बार कवर किया है, पहले भी कवर किया है, कई बार कवर कर चुका हूँ। पर लेकिन अभी मैं वेट कर रहा हूँ इस मीटिंग को कंप्लीट हो जाने दो, सिस्टमेटिक वे में पूरा आर्टिकल कवर कर दूंगा। डेली डे बाय डे की बोल बच्चन गिरी जो आती है न्यूज़पेपर के अंदर में कि G20 आ गया, मैं सुना दिया, फिर से G20 आ गया, मैंने सुना दिया। टाइम पास करने नहीं, यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लेक्चर डिलीवर करने आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं डेली, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मैं तो उठा के पढ़ा दूंगा, 3-4 दिन तक G20 पढ़ाता रहूंगा। क्यों? न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर ही आ रहा है, तो कोई मतलब है उस चीज का। आप लोग तसल्ली किया करो, एक लेक्चर आप लोगों के लिए मैं कैसे लेकर आता हूँ, सिस्टमेटिक वे में वो लेक्चर रहता है प्रॉपर। आप लोगों को वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों नोट्स मिल जाते हैं, टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चन होती है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें आप लोगों का आंसर राइटिंग होता है, उसमें प्रॉपर बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो आर्टिकल ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को प्रॉपर एक टॉपिक तैयार हो गया, वो चाहिए। या फिर आज G20 में उन्होंने चाय पी, कल को उन्होंने बिस्किट खाए, परसों उसको यार जुकाम हो गया, सर्दी लग गई बेचारे को, ये बताता रहूँ आप लोगों को, वो ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा तो ट्रस्ट करो यार, इतने दिनों से बेसिकली पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा तो ट्रस्ट करो कि हाँ कुछ सही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तब आप लोग नोटिस करना कि क्या पढ़ा है आप लोग और कितने कंफर्टेबल आप लोग फील कर रहे हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेक्चर को बस स्किप मत करना, बस इतना मेरे ऊपर रहम कर देना, बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। और टाइम टू टाइम थोड़ा सा रिवाइज करते रहना, बाकी सारी चीज़ें मैं आराम से कवर कर लूँगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तसल्ली में बस पढ़ते रहो, ठीक है। आप लोगों से 2 ऐसे कमेंट है जो मैं आज डिस्कस करूँगा। एक तो कमेंट है यहाँ पर एक पर्टिकुलर लड़की के हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और एक और कमेंट है यहाँ पर स्टडी के बारे में, वो मैं आप लोगों से बात करूंगा। पहले कुछ आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, इसके बारे में बात करूंगा, और हो सकता है इनको वीडियो के एंड में भी मैं डिस्कस करूँ या फिर किसी आर्टिकल के बाद में, देखता हूँ जहाँ पर भी मुझे टाइम लगेगा वहाँ पर इनको मैं कवर कर लूँगा। पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे आप लोग काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उससे कैसे रिकवर करा जाए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं इंसान की ना, घर में किसी की डेथ हो गई, ऐसा लगता है कि जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई, अब कैसे किया जाए। तो 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। और पढ़ाई में से और लाइफ में जब बात करें, जैसे शादी हो रही है या पढ़ाई को, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। पहले एक टॉपिक कवर करता हूं, उसके बाद में फिर यहाँ पर बात करूंगा। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को डिस्कशन लगता है, अच्छा बुरा, नमकीन खट्टा मीठा, बता दिया करो उसके बारे में। लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगता है, ठीक है। बाकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ओके। दोस्तों एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, पूछा जाता है कि तू कौन कि मैं खमा खा, मतलब तेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ, तू वैसे ही है यहाँ पर मजे में ही, उन्हें कहते रूंगे में आ गए तो यहाँ पर। ऐसा कंट्री आप लोगों को यहाँ पर USA देखने को मिलेगा। उसे लगता है कि किसी भी शादी में तुम्हारा होना जरूरी है, वरना वो शादी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ऐसा कुछ माहौल आप लोगों को जो वाइडेंस साहब का देखने को मिलेगा। मतलब क्या इस चीज़ का मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये नजर आएगा कि दुनिया भर में कौन सी कंट्री क्या कर रही है, ठीक है। वो अपनी शादी में जा रहे हैं, बर्थडे में नाच रहे हैं, एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। मेरा वहाँ पर रहना जरूरी है, एक तरीके से वो नहीं बोलते एम्पायर के तौर पर, उनके बीच में एक सही डिसीजन देने के लिए। और अगर सही डिसीजन भी नहीं तो मेरा वहाँ पर रहना जरूरी है, ताकि मैं यहाँ पर बता सकूँ कि एक तरीके से कौन जीता कौन हारा, ये तो सही है। पर लेकिन अगर वो लड़ते हैं तो उनके बीच में सुलझा भी करवा सकूँ। मुझे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, यानी कि ये वो आंटी है एक तरीके से मोहल्ले की, जो कि सबके बीच में लड़ाई भी लगवाती है और उसके बाद में बोलती है कि मैंने ही सब सुख शांति यहाँ पर बना रखी है, वरना अब तक सब लड़ के मर जाते। ऐसा कुछ कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों बता रहा हूँ ये सारी बातें? ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हमारे देश को कंट्री मॉनिटरिंग लिस्ट से बेसिकली निकाल दिया है। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर यह है कि दुनिया में कौन सी कंट्री अपनी जो करेंसी यानी कि मनी को कैसे ऊपर नीचे ले जा रही है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये उसके ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। मतलब ये देखते हैं कि दुनिया में कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि अपनी करेंसी के साथ में छेड़खानी कर रही है, और वो छेड़खानी अगर कर रही है तो यहाँ पर इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंट्री के ऊपर ध्यान रखा जाए। मतलब इनका ये मानना है कि हम लोग दुनिया को चला रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, अगर इंडिया की मूवी देखेंगे तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है ये कर लेते हैं, एक तरीके से किसी के साथ में लड़ाई हो रखी है, उससे अपना बदला लेना है। पुराने टाइम पे था किसी ने ज़मीन पकड़ ली, उससे अपनी ज़मीन छुड़ानी है, गांव वालों का भला करना है। हॉलीवुड की मूवी में जाओगे, हमको पृथ्वी बचानी है, हमको ये संसार बचाना है। तो संसार बचाने का जो जुम्मा है फिलहाल USA के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। होता क्या है, ये एक लिस्ट तैयार करते हैं इनका यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, और उस लिस्ट में उन लोगों को या फिर उन देशों को रखते हैं जो अपनी करेंसी के साथ में छेड़खानी करते हैं।
सबसे ज़्यादा छिड़कानी जो फिलहाल जो है वो चाइना करता है आज की डेट में। चाइना जो है अपनी करेंसी को ऊपर नीचे करता रहता है, जिसकी वजह से इसके देश को बहुत फ़ायदा होता है। मतलब अपनी करेंसी को अगर आप लोग डेप्रिशिएट कर देते हैं, डेप्रिशिएट का मतलब ये है कि आप लोगों की करेंसी जो है वो यूएसए के कंपेयर में काफ़ी छोटी करेंसी हो जाती है। जब आप लोगों की करेंसी किसी देश के कंपेयर में काफ़ी छोटी करेंसी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई देश आप लोगों के देश में से आकर कुछ खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई टेंशन नहीं, इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे आज की डेट में हमारा जो है करेंसी रुपी है और यूएसए का करेंसी जो है वो डॉलर है। अगर आज की डेट में हमारी करेंसी की वैल्यू आप लोग यूएसए करेंसी के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये 70 से लेके 75 या 80 तक के स्पेस आप लोगों को नजर आती है। अगर करेंसी की वैल्यू अगर देखें, हमारी करेंसी की है 70 रुपये, ये मान लेते हैं एवरेज, और $1 के बराबर है। अब क्या होगा, कोई यूएसए में से आता है $1 लेके हमारे देश में और वो यहाँ पर क्या करेगा, वो 70 रुपये का सामान खरीद कर ले जाएगा, ठीक है। पर लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू $1 की वैल्यू जो है वो अब बढ़कर जो है वो 100 रुपये हो गई। यानी कि अब यहाँ पर क्या आएगा, इंसान वही है, एक ही डॉलर लेके आएगा, पर अब बोलो हमारे देश में से 100 रुपये का सामान खरीद कर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही डॉलर से इक्विवेलेंट अब यहाँ पर 100 रुपये हो गए हैं। तो ऐसा ही अगर यहाँ पर $1 जो है वो इक्विवेलेंट हो जाए 150 रुपये के, वही इंसान हमारे देश में आएगा, अब वही क्या करेगा, एक ही डॉलर लाएगा और 150 रुपये का सामान खरीद कर ले जाएगा। तो किसको फायदा हो रहा है? इस इंसान को फायदा हो रहा है कि हमारे देश में आ रहा है, सामान खरीद कर लेकर जा रहा है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर फायदा हो रहा है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हम लोग अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं। तो चाइना ये ट्रिक खेलता है, अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट यानी कि छोटा करके रखता है ताकि चाइना से लोग जो हैं सामान खरीद कर ले जाएं। पर लेकिन चाइना के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रीज़न क्या है? चाइना एक हब है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, यानी कि वो प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग देश होते हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं इस काम को करने के लिए। पर लेकिन अगर हमारी कंट्री जैसे कि हमारा देश है, हमारा प्यारा भारत, अगर यहाँ से आप लोगों को कंट्री जो है वो डेप्रिशिएट जो करेंसी करती हुई नजर आएगी, अपने आप होती हुई नजर आएगी, तो हमारे देश पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है और हम जो है सामान आज की डेट में बहुत लार्ज स्केल पर बाहर से खरीदते हैं। तेल इतना सारा खरीदते हैं कि हमारा लगभग मोटे मोटे तौर पर 80-85% बाहर से ही आता है सारा तेल। 55% के करीब हम लोग गैस बाहर से लेकर आते हैं। अब हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आएंगे तो हमको तो पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में, तो हमारी खस्ता हालत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले मान लीजिए यहाँ पर जो वैल्यू थी प्राइस की, एक मतलब लीटर जो है वो $1 का पड़ रहा था, तो हम लोग उसके लिए 70 रुपये दे रहे थे। अब वही तेल जो है 1 लीटर ही हम लोग लेकर आ रहे हैं, उसी 1 लीटर के लिए अब लोग बाहर से लेकर आएंगे तो हम लोगों को तो डॉलर तो एक ही है उसका, पर लेकिन हम लोगों की करेंसी जो है वो थोड़ा सा डाउन हो गई, तो हम लोग को 100 रुपये देने पड़ेंगे। अभी आगे चलेंगे, $1 ही है और $1 से यहाँ पर बेसिकली 1 ही लीटर तेल मिल रहा है, उसके अब हम लोग को 150 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू जो है कम हो गई है। तो चाइना को फायदा इसलिए होता है क्योंकि चाइना जो है वो बेचने वाला है, वो खरीदता बहुत कम है बाहर से, तो इसलिए चाइना को फायदा होता है। हमको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि हम खरीदने वाले हैं, और हम लोग जब खरीदेंगे बाहर से तो हमको बहुत ही दिक्कत देखने को मिलेगी क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो करेंसी को डिक्रीज करके रखना उस देश को फायदा होता है जो एक्सपोर्ट करता है, उस देश को नुकसान होता है जो कि इंपोर्ट करता है। उदाहरण के तौर पर इंडिया और चाइना मैंने बता दिया। तो ऐसा देश जो कि अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके रखता है, उस देश के ऊपर आप लोग यहाँ पर ये यूएसए क्या करता है, वो एक तरीके से उसके ऊपर मॉनिटरिंग करके रखता है, ठीक है। और डिवैल्यूएट की बात नहीं है, ये क्या करता है, जैसे हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके हाथ में आप लोगों को पावर देखने को मिलेगी किस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है और किस चीज़ की वैल्यू घटती है। अगर एक साधारण एक गांव की बोलचाल भाषा में बोले कि भाई कौन से जो प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़िया होगा और कौन से प्रोडक्ट का दाम नीचे होगा, तो उस प्रोडक्ट का दाम बढ़िया होगा यानी कि ऊंचा होगा जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम होगा। उस प्रोडक्ट का दाम नीचे होगा जो प्रोडक्ट मार्केट में हर ठेली पे रखा मिलेगा। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि अगर मार्केट में जाओ और मार्केट में जाने के बाद में हर ठेली पर आप लोगों को टमाटर मिल जा रहे हैं, तो टमाटर का प्राइस जो है वो काफ़ी सस्ता मिलेगा। पर लेकिन अगर टमाटर नहीं मिल रहे हैं, किसी ठेली पर है, तो वही टमाटर आप लोगों को बहुत महंगा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अगर उसके पास में उसको वैल्यू बढ़ानी होती है मनी की और वैल्यू घटानी होती है, तो कई बार वो ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन चलाता है, ठीक है।
तो ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन जो चलाता है यहाँ पर, उसके बेस पर मार्केट में अगर डॉलर भर दिया उसने और रुपये खींचना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में कम हो गया। और मार्केट में अगर डॉलर की वैल्यू कम कर दी और रुपये की वैल्यू ज़्यादा पंप कर दी तो रुपये की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में रुपये ज़्यादा हो गई। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी देश का सेंट्रल बैंक यहाँ पर ये ऐसे काम करता है, और यूएसए जो है उसके ऊपर ध्यान रखता है कि ऐसे काम क्यों कर रहा है, और इसको अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस में वो डाल देता है और उस कंट्री के साथ में कई सारे प्रतिबंध जो है लगा देता है। खासकर किस किस के साथ में करता है, एक ऐसे देश के साथ में करता है जिसके साथ में इसका जो व्यापार चल रहा है वो व्यापार यूएसए के कंपेयर में बेसिकली एक तरीके से बायलैटरल ट्रेड सरप्लस हो उस कंट्री के साथ में, मतलब वो कंट्री यूएसए को ज्यादा सामान बेच रही है और खरीद कम रही है। एक तो उस कंट्री को ये गर्दन पकड़ता है, ठीक है। दूसरे यहाँ पर एक तरीके से जिस कंट्री के साथ में अकाउंट इक्विवेलेंट जो है वो एटलीस्ट 2% जीडीपी का हो, यानी कि एक तरीके से जिसका अच्छा खासा व्यापार होता है, कोई ऐसी कंट्री अगर कोई ऐसी हरकतें कर रही है तो उसमें भी आप लोग यहाँ पर ये उसको नोटिस करता है कि आखिर ऐसा कैसे कर ले रहा है, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, ये कैसे कर रहे हैं तो बोल बोल मैं नहीं तो कौन बे तो चाइना कहता है तू नहीं तो मैं, ठीक है, अब दिखाता हूँ कैसे। चाइना कहता है माना कि मैन्युफैक्चरिंग वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक्सपोर्टर नहीं है, ठीक है तो इसलिए हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो कंडीशन नजर आएगी। तो बोलता नहीं ऐसा कुछ करने के लिए, इससे पूछे कि तुमने क्यों किया, बोला कि हमारा मन था, हमारे पास में कुछ और टाइम नहीं था, कुछ काम नहीं था कुछ करने के लिए, तो हमने सोचा चलो यही कर लेते हैं। तो ये बात है। तो इस मॉनिटरिंग लिस्ट में से इन्होंने अभी इंडिया को निकाल दिया है, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी चीज़ों को ढंग से लेके चला है, फिर कह सकते हैं आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज कर चुके हैं यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करने में, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इस तरीके के आर्टिकल आप लोग जरूर याद रखा करो, क्योंकि ऐसी हरकतें अक्सर टाइम टू टाइम आप लोगों को देखने को मिलती रहती है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताना, माइंड में क्लैरिटी कर कर आगे बढ़ना है, ओके। वो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आप लोगों को टाइम टू टाइम कई बार देखने को मिलता रहता है, ओके। और इसी की वजह से काफ़ी सारे इंपैक्ट पड़ते हैं, जैसे हमारी कंट्री में इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बेसिकली बढ़ रहा है, या फिर इंपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो बहुत सारा इंपैक्ट आज के डेट में ग्लोबल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चीज़ों का, कि इंटरनेशनल लेवल सिनेरियो कैसे चल रहा है, उसकी वजह से इंपैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी रसिया के साथ में हमारा ट्रेड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? भाई साहब रसिया डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट में माल जो है दुनिया खरीदती है दबाकर, जैसे सेल चलती है ना, आप लोग दबाकर सामान खरीदते हो, वही काम है यहाँ पर। तो डिस्काउंट में लोग सामान खरीदते हैं, तो हमने भी डिस्काउंट में खरीद डाला रसिया का तेल और गैस वगैरह। इसकी वजह से यूएसए को फिर चिड़न होगी, इसीलिए तो पाकिस्तान की हेल्प करने लगा था। इंटरनेशनल लेवल पर कोई परमानेंट दुश्मन, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। जिसका फायदा दिख रहा है वो आ जाएगा एक तरीके से अपनी दुम दबाकर, और जिसका फायदा नहीं दिख रहा है वो दुम दबाकर निकल लेगा। और ये कंडीशन आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। तो आई होप कि पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो पूछना जरूर। और इसके लिए मैं एक आप लोगों को वीडियो रिकमेंड करूंगा। वो जो वीडियो है उसमें रुपी वर्सेस डॉलर की वैल्यू मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है। 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग सर्च कीजिएगा एक बार, उसमें और अच्छे से आप लोगों को बहुत डिटेल में, लगभग मुझे लगा सर 20-25 मिनट की वीडियो होगी, पर वो टॉपिक इतना समझ में आ जाएगा, उसमें इतने सारे उदाहरण देकर मैंने समझाया जिसकी वो नहीं है। उसको और देख लेना एक बार, थोड़ा सा टाइम लगाकर, मतलब दिल खुश हो जाना आप लोगों का, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक। कन्फ्यूजन हो तो बताना जरूर, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा टॉपिक, ओके। पता नहीं ये कमेंट करने के बाद में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मुझे लगा यार ये कमेंट तो जरूर आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए, और ये आप लोगों को पर्सनल लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करने वाला है। आप लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगा ये कमेंट, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी असली फैमिली मेम्बर है जिनका नाम है स्नेहा, और इन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली कि सर मैं बड़ा भाई मानती हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, और प्लीज़ इसका सोल्यूशन जरूर दीजिएगा। और सिचुएशन भी ऐसी है कि मतलब जैसे मैंने पढ़ा, मुझे लगा यार इसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए। अभी हुआ क्या, अगर कोई अपना ऐसा इंसान है जिसके आप लोग बहुत करीब हो छोड़कर चला जाए, चाहे वो मम्मी पापा बाबा दादी भाई बहन हस्बैंड वाइफ, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान को अपने आप को थामना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इनके साथ में कुछ हुआ। हस्बैंड जो है 1 साल पहले एक्सीडेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो नहीं रहे, तो उसकी वजह से इंसान को पता है कि 1 साल जब शादी हो रखी है, या फिर कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है जब इंसान इस तरीके से जाता है तो क्या सिचुएशन हो जाती है, पर फिर भी ये अपने आप को मैनेज कर पाई कि हाँ मुझे पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करनी है। तो पढ़ाई स्टार्ट करने में अब यहाँ पर देखो, एक साइड में है लड़की के घर वाले, वो ये सोचेंगे कि यार लड़की जो है अभी पूरी जिंदगी पढ़ी है, लड़की की फिर से शादी कर देते हैं, ठीक है। एक साइड में है ससुराल वाले, ससुराल वाले जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि बेटा तुम जैसा करना चाहते हो वैसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मतलब कहने का है कि गलत कोई भी नहीं है। मम्मी पापा वैसे सोच रहे हैं और ससुराल वाले वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि बेटा जो भी करना है कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर
एक्चुअल में। पर लेकिन देखा जाए अपना मन क्या है, अपना मन ये है कि मैं पढ़ाई करूं, ठीक है, यानी कि इनका मन है कि पढ़ाई करें और पढ़ाई करें, तो इसमें इनके ससुराल वाले इनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, जो भी आपको करना है हम तुम्हारे साथ हैं। पर लेकिन मम्मी पापा क्या चाह रहे हैं कि फिर से शादी हो जाए। और जो सबसे इरिटेटिंग लाइन लगी मुझे ये है कि मम्मी पापा ये भी चाह रहे हैं कि ये ससुराल वालों की केयर न करें, ठीक है। तो यहाँ पर चलो वो तो उनका परसेप्शन होगा, जो भी सोचकर वो बोल रहे होंगे, कई बार होता है इस तरीके चिढ़ते हैं। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, आप पढ़ना चाहते हैं और ससुराल वाले बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो मम्मी पापा आपको कह रहे हैं कि आप शादी कर लो। मुझे नहीं लगता कि यार ये सही टाइम है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर शादी में जाना, अगर आप लोग उसमें से अभी निकल कर आ रहे हो, एक तरीके से अभी शादी में, मतलब एक ऑलरेडी शादी होती है, तो उस परिवार में जाकर ढलना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। और मुझे नहीं लगता कि यार शादी अगर 1, 2, 3, 4 साल ऊपर नीचे हो जाए ना, जिंदगी में कोई बहुत बड़ी सुनामी आने वाली होती है, ठीक है। अगर आज शादी नहीं हो रही है, लोग कहते हैं उम्र निकल गई, उम्र निकल गई, यार कोई उम्र नहीं निकलती है। IAS बन जाओ ना भाई साहब, 60 की साल में जाके शादी करोगे ना, भाग भाग के लोग आके शादी करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो शादी की उम्र नहीं होती है, बेसिकली रियलिटी में आप लोग का स्टेटस होता है। अगर आप लोग बेरोजगार हो तो आप लोग की उम्र निकल रही है, अगर आप लोग की जॉब लग गई फिर आप लोग कहते हैं अरे उसकी तो हो ही जाएगी, उसकी जॉब लग गई है। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है करियर। अगर आप यहाँ पर अपने करियर पर फोकस देती हैं और जो कि आपके ससुराल वाले भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट चीज़ है। जिस दिन आपका करियर बन जाएगा उसी दिन जो है, अगर चाहो तो जो घर वालों की तमन्ना भी है कि हाँ शादी कर लो, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में खुद का आपका डिसीजन होगा, आप चाहें तो ना भी करें, अपनी ज़िंदगी अपने ससुराल वालों के साथ में बिता सकते हैं, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे तो वो डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि लाइफ आपकी ही है। घर वाले उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह समझ रहे हैं, घर वालों को लोग बोल रहे होंगे तो उसके ऊपर ले रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के टाइम पर शादी करनी चाहिए, इसके लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। करियर पर पूरा फोकस दो, 1-1.5 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अच्छे से तैयारी करो और अपना करियर सेट करो। उसके बाद में फिर आपका डिसीजन है, घर वालों के हिसाब से चलो या फिर ससुराल के हिसाब से चलो या फिर अपना कोई अलग से डिसीजन लेकर आओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी सारे सभी फैमिली मेंबर बताओ आप लोग इसमें क्या सजेशन दोगे। कोई ऐसा कमेंट करता है तो आप भी कुछ बताया करो, क्योंकि सामने वाला किस सिचुएशन में होता है तो उसको समझ पाए। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करोगे, इनको किसके हिसाब से चलना चाहिए, घर वालों के हिसाब से या फिर ससुराल के हिसाब से। ससुराल जो है वो इनके हिसाब से चल रहा है, इनडायरेक्ट में बोले तो अपने हिसाब से चलना चाहिए या फिर घर वालों के हिसाब से। तो इसका सजेशन आप लोग क्या दोगे, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। इसी के साथ में वो भी दूसरा भी इससे मिलता जुलता ही मैसेज है। घर पर जब किसी की इंसान की डेथ होती है ना, तो अपने आप को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और फिर से पढ़ाई पर आना इतना टफ हो जाता है कि इंसान को ये नहीं लगता कि पढ़ाई पर कैसे हैं। और ये आप लोगों के साथ में भी कभी ना कभी हुआ होगा। जब मेरे बाबा जी की डेथ हुई, मेरे ताऊ जी की डेथ हुई, तो मुझे ऐसा लगा था यार घर ना बिल्कुल बिखर जाएगा। मतलब ताऊ जी ऐसे थे कि घर में ना सबको कनेक्ट करके रखने वाले, दादाजी ऐसे कि पूरे घर को एक तरीके से ना सिचुएशन को संभालने वाले, तो वो वाली सिचुएशन थी। तो मुझे लगा यार घर कैसे चलेगा यार, ऐसी सिचुएशन लगा कि मैंने कहा यार ये तो सब कुछ खत्म, ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया यार, ठीक है, वो वाली फीलिंग आई मुझे। पर लेकिन चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ में संभल जाती हैं और फिर चीज़ें चलती हैं। और आप लोगों ने सुना होगा ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वक्त चाहे अच्छा हो, वक्त चाहे बुरा हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, वो वक्त गुजर जाता है। आज तक किसी का नहीं रुका तो आप लोगों का कैसे रुक जाएगा। बस सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस वहाँ पर रखना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी सही मूवमेंट की, और अपने आप को थामे रखिए। अब मान लीजिए कोई चला गया, वो इतना बड़ा गम है, आप लोग उसको 1 साल भी रख सकते हैं, 2 साल रख सकते हैं, 3 साल या फिर पूरी उम्र भी उस गम को संभाल कर रख सकते हैं। एक साइड तो ये है। दूसरी साइड ये है कि आपके पास में जो टाइम है ना, अब आप लोग उसको देखो कि टाइम कितना है। हालांकि वो दिमाग उस टाइम पे चलता नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि उस इंसान को सोचो जिस इंसान आपको छोड़ के गया है, वो इंसान क्या चाहता था, ठीक है, और उसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो कि यार वो इंसान चाहता था, छोड़ के चला गया, हो सकता है उसकी आखिरी इच्छा हो कि वो मुझे ऐसा कुछ करता देखना चाहता है कि मैं पढ़ूँ, एक ऑफिसर बनूँ। तो वो चीज़ सोचकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, यानी कि उस इंसान के बारे में सोचो जो इंसान के साथ में रहते थे, जिससे आप लोग प्यार करते थे, आप बाबा दादी नाना नानी भाई बहन जो भी था। तो उस इंसान के बारे में सोचकर आप लोग उस गम से निकलो बिना, भले ही वो तो चलता रहे। गम का मतलब ये नहीं होता कि रोते रहना है, आप लोग उसके अच्छे मोमेंट्स याद करो ना, जो उस इंसान के साथ में आप लोग कभी रहे हो, उन अच्छे मोमेंट्स को याद कर कर आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करो। और उस टाइम पर देखना एक अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे और पॉजिटिव वाइब्स आपके आना स्टार्ट होंगे। और जैसे ही काम करना स्टार्ट करोगे, फिर पॉजिटिव चीज़ आप लोग की जो जैसी होने लगेगी, आप लोग अच्छे से अपने पाथ पर आगे बढ़ने लगोगे। और उस पर्टिकुलर जो माइंडसेट था, वो आप लोग परेशान थे कि कैसे ज़िंदगी फिर से स्टार्ट होगी, वो सारी चीज़ सही हो जाएगी। और जब एक बार पढ़ाई छोड़कर फिर से पढ़ाई पर आते हैं ना, एक बार को लगता है कुछ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ भूल चुके हैं। पर ये हमारा माइंड है ना, बड़ा खतरनाक है। इसको थोड़ा सा रिविजन का तड़का दो आप लोग, फिर देखो ये कितना भाग भाग के काम करता है।
तो ये 2 कमेंट मुझे ऐसे लगे कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करने चाहिए, क्योंकि किसी न किसी इंसान के साथ में, मतलब मुझे लगता है हर एक इंसान के साथ में सिचुएशन आती है कि कोई छोड़ के चला जाता है, तो उस टाइम पर कैसे मैनेज करना है, मुझे लगता है कि अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। दोनों कमेंट के बारे में आप लोगों को बताना आप लोगों का क्या सजेशन था, जो मैंने सजेशन दिया वो सही है या फिर कोई और बेटर सजेशन है आप लोगों के पास में, ये जरूर बताना। ओके दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर बात करूँगा ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के बारे में। मेरे दादाजी अक्सर एक बात कहा करते थे कि कुत्ता भी जहाँ पर बैठता है वो पूंछ मार कर बैठता है, तो जहाँ पर इंसान रहता है कम से कम उसको अपने आसपास में सफाई रखनी चाहिए, और इसी के साथ में जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उस इन्वायरमेंट की हम लोग को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वो नेचर के बड़े ही करीब थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग अपने किसी भी बुज़ुर्ग जो आप लोगों का रिलेटिव है, बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी, इन सब के बारे में अगर बात की जाए यहाँ पर, ये आप लोगों को रियलिटी में नेचर के बारे में कई सारी बातें आप लोगों को बताते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो नेचर के करीब रहते थे। पर लेकिन जैसे जैसे आज के डेट में हम लोग सिटीज़ में जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन का एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि एसी की रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ा ही नॉर्मल सा हो गया। एसी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में आसपास में देखने को मिलती है। ये सारी जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन एमिशन होता है, और यही कार्बन एमिशन ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है टेम्परेचर बढ़ा बढ़ाकर। तो ग्लोबल कार्बन जो बजट है उसकी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। ये जो बजट है, ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर, ये ग्लोबल कार्बन जो प्रोजेक्ट है वो उसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर कनेक्टेड नजर आएगी। यानी कि अगर बात करूँ यहाँ पर CGCP के बारे में, जिसको ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट बोला गया है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि 2001 में स्टार्ट किया गया, और यहाँ पर फोकस दिया गया कि कैसे कार्बन एमिशन यानी कि CO2 को हम लोग को कम करना है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन साथ में हैं, जैसे इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसी के साथ में यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन जो डायमेंशन प्रोग्राम ऑन द ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड द डाइवर्सिटीज़। तो ये टोटल मिलाकर साथ में पार्टनरशिप में आए और इनके द्वारा बोला गया यार इन चीज़ों पर काम करेंगे। एम था यहाँ पर डेवलप करने के लिए कंप्लीट पिक्चर, कैसे हम लोग ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है उसको सही डायरेक्शन में लेकर आ सकते हैं। यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करें उतनी ही हम लोग जो है वो सब्ज्यूम कर लें, यानी कि उतनी ही हम लोग एक तरीके से इन्वायरमेंट से हटा दें। ये जो रिपोर्ट है इसमें अब ये बातें बताई जा रही हैं कि नया रिकॉर्ड जो है अभी जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है उसके हिसाब से बात करें 417 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को एटमॉस्फेयर में देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर अगर बात करें 51% ज़्यादा हो चुकी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल। आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चलाया गया था यहाँ पर बेसिकली यूके के अंदर में, ताकि दुनिया भर में वो बने बनाए प्रोडक्ट जो है वो बेच सकें। वहाँ से माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो एक तरीके से जो एक बहुत लार्ज स्केल पर उत्पत्ति होना स्टार्ट हुई, और आज के डेट में हम लोग इतने बेसिकली इसके पीछे पागल हो चुके हैं कि कैसे इसको रोका जाए। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो डिक्रीज हुआ है चाइना, यूरोपियन यूनियन, बट लेकिन यूएसए और इंडिया का जो है वो रिसेंटली अभी इंक्रीज हुआ है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का, क्योंकि यहाँ पर और लार्ज स्केल के डिफरेंट डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट है, और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि अभी हम लोग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 अभी आप लोगों को देखने को मिली इजिप्ट के अंदर में, इसमें यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है इसमें यहाँ पर ओनली कार्बन के बारे में नहीं, अभी मेथेन के बारे में बात की जा रही है, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक तरीके से नुकसान पहुँचाती है, मेथेन जो है उसका 80 गुना नुकसान पहुँचाती है, यानी कि 80 गुना चीज़ों को गर्म करती है। अच्छी बात यहाँ पर यह कि मेथेन जो है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। पर लेकिन अगर ये ज़्यादा रिलीज होने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका छोटा सा बच्चा नजर आएगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने छोटे तरीके से इंडिया के सामने छोटा सा बच्चा लगता है, वैसे आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा लगता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा इसके बारे में, ताकि उसको दूर किया जा सके डाउट को। ओके, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, किन्हीं भी 2 ग्रीन हाउस गैस का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। 2 आप लोग ग्रीन हाउस गैस जो मैंने बताई है उसके अलावा आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यार, क्योंकि डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा यहाँ पर ये कवर किया गया, और बात की जा रही है यहाँ पर युगांडा में इबोला आउटब्रेक के बारे में। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर कई बार कई सारे लोगों की जान जाती है,
अभी कोविड-19 का आउटब्रेक आप लोगों ने देखा, अभी यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन कैसे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो महामारी होती है जिसको आप लोग पेंडेमिक बोलते हैं, तो क्रिटिकली एनालाइज करना है कि राइट टू हेल्थ, जो राइट टू हेल्थ हम लोग शब्द यूज करते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू हेल्थ के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर सिचुएशन जो इंडिया के अंदर देखने को मिलती है पेंडेमिक के टाइम पर, तो उसकी स्थिति के बारे में भी आप लोगों से बात की जा रही है। तो महामारी के बीच भारत में जीवन के अधिकार की स्थिति का जो आप लोगों को आलोचनात्मक विश्लेषण आप लोगों को करना है, ठीक है। तो क्रिटिकली एनालाइज द राइट टू हेल्थ सिचुएशन इन इंडिया एमिड्स जो द पेंडेमिक, ठीक है। तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसके चलते मैं आप लोगों को पहले एक बार लोकेशन दिखाता हूं, जो कि कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। एग्जैक्ट युगांडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है युगांडा, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने, थोड़ा सा अगर जूम कर आप लोग देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो है यहाँ पर लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के अंदर आप लोगों को यहाँ पर युगांडा का पोर्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को तंजानिया का ही पोर्शन देखने को मिलेगा और कीनिया का भी। तो तीनों कंट्री के बॉर्डर पर लेक विक्टोरिया आती है। तो लेक विक्टोरिया के बारे में याद रखिएगा जरूर। कंपाला जो यहाँ पर कपाला, हाँ शक्तिमान के अंदर में कपाला था, ठीक है। तो कंपाला आप लोग यहाँ पर इसकी कैपिटल देखने को मिल जाएगी। अभी एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो कि आप लोग की समझ में आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो, पर लेकिन सर से भी जा सकता है अगर थोड़ा सा भी लापरवाही बरतोगे तो। मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ये कई बार बताया। इसमें आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ये भी मैंने कई बार बताया। अब थोड़ी सी एडवांस चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी पर्सन की जब राइट टू लाइफ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट न्यूज में आ जाता है, वो है यहां पर आर्टिकल 12। 21 है, 21 का उल्टा कर दो 12, ठीक है। तो आर्टिकल 12 जो है उसमें बात करते हैं कि आर्टिकल 21 कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन ए पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की बात की जा रही है, बाय द स्टेट। जो यहां पर स्टेट शब्द है ना, यहां पर ये स्टेट शब्द डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 के अंदर में, यानी कि कौन डिप्राइव कर सकता है आप लोग की लाइफ और लिबर्टी स्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को फांसी की सजा देनी है और कानून के थ्रू उसको फांसी की सजा दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि एक सिस्टमेटिक वे में उसको फांसी की सजा दी जा रही है, जो कि कानून बनाए थे पार्लियामेंट के द्वारा, उस कानून के तहत फांसी की सजा दी जा रही है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। तो यानी कि किसी इंसान की राइट टू लाइफ छीनी जा सकती है, आर्टिकल 21 कहता है ना राइट टू लाइफ, पर लेकिन उसको छीना जा सकता है अगर कोई कानून बना रखा है और उस कानून के तहत उसकी लाइफ छीन ली गई, उसको फांसी की सजा दे दी गई। उस इंसान ने किसी का रेप किया, किसी का मर्डर किया, किसी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, तो अगर कानून हम लोगों ने बना रखा है कि अगर कोई ऐसी कुछ हरकतें करता है तो उसकी जान ली जा सकती है, तो वो एक प्रॉपर कानून के थ्रू ली जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी का मन आया सलमान खान की तरह जाकर गाड़ी चढ़ा दी और फिर जो है इंसान जो है उसकी डेथ हो गई। ये इस तरह की कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। सलमान खान लवर जो है वो गुस्सा मत होना, ये रियलिटी का केस है। हिरन और यहाँ पर ये केस ऐसे हैं जो कि केस चल रहे हैं इंसान के ऊपर, पर वो प्रॉपर वे में जेल में नहीं पहुंचता है बंदा, ठीक है। तो ये ऐसी ही पावर आप लोगों को देखने को मिलती है। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है यहाँ पर स्टेट को, यानी कि स्टेट क्या है, तो यहाँ पर उसके बारे में बात करता है कि स्टेट को क्या बोला जाता है। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, ये आप लोगों को स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर जो राज्य के अंदर में है। तो स्टेट शब्द जो है पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर ईच स्टेट के लिए या फिर यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उनके लिए यहाँ पर स्टेट शब्द का यूज किया गया, और ये बाकायदा डिफाइन भी किया गया आर्टिकल 12 के अंदर में। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात आ रही थी, तो कौन ऐसे लोग हैं जिनसे फंडामेंटल राइट को बचाना है, तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो राइट टू लाइफ के बारे में जब लिखने के लिए आप लोगों से आता है तो जरूरी है कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। जब भी पेंडेमिक के बारे में अगर लिखने के लिए भी कुछ आ जाए तो यहाँ भी राइट टू लाइफ के बारे में मेंशन किया गया, तो कनेक्ट कर आप लोग समझ पाओगे चीजों को। जब भी कहीं पर आउटब्रेक ऑफ इबोला कोई डिक्लेयर किया जाना है, कोई ऐसा काम करता है, तो वो कौन करता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये करता है यहाँ पर कौन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पेंडेमिक के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही जो है उसके द्वारा इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इसी को ये पावर यहाँ पर दी जाती है। तो इसी के चलते एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी मैं आप लोगों की कवर करने वाला हूं। सबसे पहले अगर इबोला के बारे में बात करें तो ये एक हेमोरेजिक यानी कि एक ऐसी बीमारी है,
हेमोरेजिक का मतलब क्या होता है, आप लोग बोल सकते हैं कि जब ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज हो जाते हैं ब्लड वेसल और बॉडी में से ब्लड निकलता रहता है और उसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसको हेमोरेजिक बोलते हैं। तो ये ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से आप लोगों की बॉडी में जब फीवर आना स्टार्ट हो जाए या फिर कोई भी स्वेलिंग, वोमिटिंग, उल्टियां आना स्टार्ट हो जाए या फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, ये सारी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ से निकल कर आती है। तो ये खतरनाक चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो बीमारी है इसका नाम रखा गया इबोला वायरस। आखिर क्यों रखा गया? क्योंकि 1976 यानी कि जिस टाइम पर हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस टाइम पर एक रिवर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में, ये वही कोंगो है जहां पर एक ऐसे फैमिली मेंबर के द्वारा कमेंट किया गया था कि सर मैं भी यहां पर आपके लेक्चर देखती हूं डेली। तो उसी कोंगो के अंदर आप लोगों को इबोला रिवर देखने को मिलेगी। उसी इबोला रिवर के नाम पर इबोला वायरस का नाम रखा गया। तो इसी तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली निकल कर आए ये अफेक्टेड करते हैं यहाँ पर। तो बोला गया कि जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ठीक है, तो वो ऐसे थे जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि जो इबोला वायरस है यहाँ पर, इसको जूनोटिक कैटेगरी में भी आप लोग रख सकते हैं, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी, उसको हम लोग जूनोटिक बीमारी बोलते हैं नॉर्मली। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसके लेकर आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, अच्छा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। फ्रूट बैट यानी कि जो फ्रूट खाने वाला चमगादड़ है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। कहते हैं ना कि तोते का काटा हुआ, जो तोते का खाया हुआ अमरूद या तोते का खाया हुआ आम मीठा रहता है। आज की डेट में वो सारी चीजें पुरानी हो चुकी हैं। अब अगर कोई ऐसा जानवर कोई खाता है तो आप लोग को उसको धुल कर अच्छे से साफ कर खाना है, ठीक है। तो इबोला वायरस जो है या फिर इनके बारे में बात करें तो ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि इंसानों से इंसानों के अंदर और इंसानों से जानवरों के अंदर और जानवरों से जानवरों के अंदर। तो इसीलिए मैंने बोला ये जूनोटिक बीमारी है और जूनोटिक बीमारी वही बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इसीलिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अभी लेकर आए जिसको बोला हम लोगों ने वन हेल्थ सिस्टम। वन हेल्थ का मतलब क्या है कि जानवरों को भी साथ में लेकर चलना है, इसी के साथ में हम लोगों को जो फॉरेस्ट वगैरह है, जंगल वगैरह है, उनको भी साथ में लेकर चलना है और इंसानों को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। आप लोग ऐसा छोड़ नहीं सकते कि इंसानों को छोड़ दो, जानवरों को छोड़ दो या फिर इन्वायरमेंट को छोड़ दो, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो काफी डिफिकल्ट हो जाती है वरना फिर चीजें। तो जो सिम्टम्स है 2 से लेके 21 दिन के अंदर यहां पर देखने को मिलेंगे और फाइनल स्टेज में जो है इंसान की कहानी खराब हो लेती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सर दर्द, ये सब चीजें होना स्टार्ट होगी, फिर चीजें बढ़ती है, वोमिटिंग वगैरह, फिर इस तरीके से तो एक पैटर्न में चीजें बढ़ती हैं। तो आज की डेट में कोई भी बीमारी अगर किसी को भी लगती है, मेरे किसी भी भाई बहन यार दोस्त को अगर ये बीमारी देखने को मिलती है किसी भी तरीके आज के डेट में, तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लिया करो यार। आज की डेट में चीजों को ऐसा नहीं कि आप लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि बीमारी आज से नहीं चल रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं आज इसको बैठकर पर, लेकिन 1976 से आप लोगों को ये बीमारी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जरूरी है वरना दिक्कतें फिर यहां पर निकल कर आती है। देखिए जब तक स्टार्टिंग का जोन रहता है ना तो आप लोग सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, पर लेकिन इसके बाद में अगर ज्यादा चीजें हो जाएं तो सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाता है। तो वो नहीं कहते कि जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी ही जल्दी सॉल्यूशन यहां पर निकल जाएगा। तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इबोला वायरस का जो इन्फेक्शन है यहाँ पर उसके डायग्नोसिस भी जैसे कि एलिसा यानी कि एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लिंक्ड जो इम्यूनोसॉर्बेंट जो एरे है उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में RT-PCR का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स ये पॉलीमर्स चेन रिएक्शन आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर काम करती है। ऐसे बात करें तो यहाँ पर इसके लिए दवाई भी बनाई जा चुकी है। आज की डेट में बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी बीमारी है 1976 की, अभी दवाई नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसकी जो दवाई है इसका नाम है बेसिकली अरवेबो करके कोई दवाई बनाई गई है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। इबोला वायरस के बारे में कुछ फैलता कैसे कैसे है तो इसकी भी एक पिक्चर आप लोगों के सामने। सोर्स जो है फ्रूट बैरियर, फिर यहाँ पर जैसे फ्रूट जो है वो चिंपैंजी या फिर चूहों ने इन सब ने खाया और फिर जो है इंसान जो है वो फिर इनको खाता है, ठीक है। तो इंसान जो है वो एक ऐसा जानवर हो चुका है आज के डेट में जो कुछ छोड़ता ही नहीं है, इसलिए ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने खुद ने बर्बाद की है। अब ये चीज़ें अब हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, क्यों? क्योंकि हमने ही इनको अपने घर पे लेकर आए, वरना ये बड़े इज्जतदार वायरस हैं, ये बिना बुलाए नहीं आते हैं। हम लोग जब जाकर इनको बाकायदा इन्विटेशन देते हैं कि शादी में जल्लू जल्लू आना, तभी ये हमारे घर पे आएंगे और तभी ये फिर हम लोग को उल्टा टांग के जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान ढंग से रखिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोग ये याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये टोटल मिलाकर 5 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट और वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग। ये पांचों की पांचों रिपोर्ट जो है ये इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो कि कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा चुकी है। दूसरा स्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में, तो इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है, लेकिन रीजनल ऑफिस आप लोगों को अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न पैसिफिक और अमेरिका के अंदर भी देखने को मिलेगा। और कुछ याद रखो या ना रखो, अपने देश के बारे में जरूर याद रखिएगा। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में दिल्ली के अंदर आप लोगों को इसका ऑफिस देखने को मिलेगा। यानी कि नहीं, एक तरीके से कि कम से कम अपने बारे में पता होना चाहिए, दूसरे के बारे में पता हो चाहे ना हो, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके ऊपर क्या कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो आप लोगों के सामने है क्वेश्चन। ये है बेसिकली कंप्यूटर जी, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन दिखाइए और आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इबोला वायरस के बारे में। तो यहाँ पर आउटब्रेक जो इसका देखने को मिला था रिसेंटली अभी, सीरिया, जॉर्डन, या फिर ये सारे नाम आप लोग, गिनी, या यहाँ पर सेरीलियोन, लाइबेरिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में फिलीपींस या फिर पप्पा न्यू गिनी, ठीक है। नेक्स्ट जमाइका, हैती या फिर सूरीनाम। कौन सा आंसर यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। कहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की गई थी, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है। जो कि इसके बारे में कई सारे आर्टिकल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो ये मैप में भी आप लोगों के सामने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को ये सारा रीजन देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, अगर आप लोग चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों के माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया, बड़ा ही प्यारा, और इस तरीके से पैटर्न में ये यूपीएससी के पैटर्न में बिल्कुल फ्रेम किए जाते हैं। देखिए जो भी एसएससी, बैंकिंग या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार उनको एक बात बोलता हूं कि ये जो वीडियो होती है इसमें करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ाता हूं। अब न्यूज़पेपर है आप लोगों के सामने, अब आप लोग बोलने लगे कि न्यूज़पेपर है यार हमारे सामने, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू या फिर कोई दूसरा न्यूज़पेपर, कि यार वो न्यूज़पेपर तो जो है वो यूपीएससी के लिए है। न्यूज़पेपर वाले थोड़ी ना यूपीएससी के लिए भाई साहब छाप रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो कि किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो वीडियो होती है ये किसी एग्जाम को आप लोग मत बोलो कि उस एग्जाम के लिए है, ये इस लेवल की वीडियो है कि आप लोगों के लिए कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। बल्कि मैं बोलूं यूपीएससी का नाम इसलिए इसमें रखा जाता है, यूपीएससी के जो पैटर्न में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यूपीएससी के लेवल पर अगर आप लोगों ने आकर तैयार कर ली ना, आप लोग खुद सोचो कि जो भी आप लोग नीचे के जो छोटे छोटे सारे एग्जाम है वो सारे एग्जाम आप लोग निकाल लोगे आराम से। तो इस तरीके से चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। तो इसलिए बार बार मत पूछा करो सर ये बैंक के अंदर फायदा पहुंचाएगी, सर ये टीचिंग के अंदर फायदा पहुंचाएगी, बहुत सारे नाम लेते हो आप लोग अलग अलग एग्जाम के। तो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं यार, अगर आप लोगों को करंट अफेयर वहां पर पूछा जा रहा है तो ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। आप लोग नहीं यकीन आता है तो पढ़कर आप लोग पेपर उठाकर देख लो, सीधी सी बात है, ओके। इबोला वायरस डिजीज, EVD के बारे में यहां पर बात की जा रही है। बोला गया कि ये एक डेडली डिजीज है जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर मोस्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया डिस्कवर की गई 1976 में कोंगो के अंदर में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में। मोस्टली इफेक्ट करती है लोग जो कि ह्यूमन जो प्रिमिटिव्स होते हैं, यानी कि एक तरीके से जंगलों में रहने वाले आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है बताइए, ओनली 1, ओनली 2 या फिर यहां पर ऑल या फिर नन। सही आंसर क्या है आप लोगों के सामने, सही आंसर है ए, ठीक है। ये आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। देखिए कई बार ना जैसे यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, ये कई बार थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। मैंने कहा था कि प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन यार नीचे भी रहता है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, छोटी मोटी गलती चलती रहती है। खुद देखा करो आप लोग स्लाइड कितनी रहती है एक वीडियो के अंदर में, 100 से भी ज़्यादा स्लाइड जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। तो इतनी सारी स्लाइड जब प्रिपेयर की जाती हैं तो कहीं छोटी मोटी गलती यार अगर हो जाया करे तो मैं एक तरीके से बच्चा समझ के माफ़ कर दिया करो यार क्योंकि आप लोग खुद समझते हैं कि इतनी सारी चीज़ें जब रहती है, किताब भी कोई प्रिंट करता है ना, उसमें भी अगर 100 पेज होंगे, 150 पेज होंगे, आप लोग समझ सकते हैं एक 100 पेज की किताब में डेली आप लोगों को पढ़ाता हूँ जब आप लोग पीपीटी देखोगे जाकर, ठीक है। तो उसमें छोटी मोटी कहीं गलती नहीं हो जाया करे तो यार वही बात फिर से बोलूँगा कि माफ़ कर दिया करो बच्चा समझ के, आपका बच्चा है हालांकि आप सारे मतलब हम उम्र हो, भाई दोस्त बहन सब, तो मतलब वह कि बस थोड़ा देख ले करो, ठीक है। अरे कल हाँ मैंने एक आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया तो उसमें कई सारी जो लड़कियां थी वो कमेंट करी थी, सर काश आपके जैसा हमारा भाई होता, क्योंकि उसमें से एक लड़की के द्वारा बोला गया कि सर मैंने अपने भाई को बोला कि दुकान से जाके लेके आ, पैड लेके आ कि मुझे पीरियड्स आ रखे हैं, तो वो साफ मना कर दिया उसने मुझे। और सर बेसिकली मेरी तरफ को गुस्सा भी हो जाता है कई बार कि ये काम अपने आप से किया कर, मुझे मत बोला कर, ठीक है।
तो आप लोग समझ सकते हैं यार, ये सारी चीज़ें उसके भाई की गलती नहीं है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम की गलती है ये सारी, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम की गलती है, एक पेरेंटल प्रॉब्लम भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। पेरेंट्स ने भी उस चीज़ों को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया बच्चों के साथ में कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर आती है। तो यहाँ पर जब तक स्कूल में ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं बताई जाएंगी, पेरेंट्स नहीं बताएंगे, मूवीज इनके ऊपर नहीं बनाई जाएंगी, प्रॉपर वे में लोगों को चीज़ें समझाई नहीं जाएंगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं, ये एक नेचुरल चीज़ है पीरियड साइकिल, जिसकी वजह से हम जैसे इंसान जो है इस धरती पर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि नेचुरल है, ये अपनी कोई हाथ की चीज़ नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में भी ये थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके। बाकी आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग जरूर बताना। और जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है ये पेंडेमिक के बारे में, तो आप लोग कोरोना के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। हेल्थ का स्टाफ, हेल्थ के इंस्ट्रूमेंट, इसी के साथ में डॉक्टर टू जो पेशेंट रेशो होता है, वो सारी चीज़ें भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है पेंडेमिक के टाइम पर जो कई सारे चैलेंज फेस किए गए, तो उनके सोल्यूशन के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसका सोल्यूशन भी फिर निकाला जाएगा, ठीक है। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि आप लोगों को पता है आज की डेट में देश की पॉपुलेशन कितनी है? ऑप्शन में आप लोगों को देता हूं, आप लोगों के सामने 120 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़ या फिर 150 करोड़। आप लोग इसका आंसर दीजिए, तो तब तक आप लोग कई सारी बातें जान पाएंगे। अभी यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर आया, ये आप लोग बोल सकते हैं रिपोर्ट निकल कर आई है। तो जो ये पॉपुलेशन है ना यार, इसको देखने के लोगों के तरीके अलग अलग हैं। मुझे अगर आप लोग एक तरीके से पूछो कि पॉपुलेशन को कैसे देखते हो, तो आप लोग यहाँ से कई सारी बातें बोल सकते हो, और ये कई सारी बातें जो हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आएंगे अगर आप लोग डिबेट डिस्कशन में बैठते हैं, इवन इंटरव्यू में जाकर बैठते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बोलते हैं कि देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यार बड़ा खतरनाक है कि आगे आने वाले टाइम में दिक्कत देखने को मिल सकती है। कैसे? जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो आप लोगों को खाने का साधन चाहिए, यानी कि फूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप लोगों को कपड़े यानी कि क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप लोगों को उनको जॉब वगैरह यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, रहने के लिए घर यानी कि हाउस वगैरह वो सब चीज़ें। इसी के साथ में एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, सड़कें रोड जो है अच्छे से आप लोगों को बनानी पड़ेगी। यानी कि जितनी यहाँ पर पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज तो हमारे पास में लिमिटेड है, हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो पॉपुलेशन है हम लोग उतने ही रहने वाले हैं, पर लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी उगाना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पेट भरा जा सके। तो ये इस तरीके से देखा जाएगा तो ये लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ना वो एक तरीके से नेगेटिव चीज़ है। अभी जब ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों से पूछे कि कितनी पॉपुलेशन होने वाली है, तो लगभग 8 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन अभी होने वाली है, ये अभी एक डेटा बताया गया है। और हमारे देश की पॉपुलेशन अभी यहाँ पर बोला जा रहा है चाइना को क्रॉस करने वाली है। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे, मान लीजिए एक घर में एक इंसान है, उसके 4 लड़के हैं, 4 लड़के जो है, एक लड़का जो है उसमें से इंजीनियर है, एक लड़का जो है वो IAS ऑफिसर है, एक लड़का जो है वो IPS ऑफिसर है, और एक लड़का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है डॉक्टर। तो आप लोग बोलिए क्या यहाँ पर 4 लड़के जो हैं वो कोई ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेंगे इस परिवार के ऊपर? कोई दिक्कत यहाँ पर निकल कर आएगी? बल्कि लोग ये कहेंगे कि यार वाओ, चारों के चारों देखो एक तरीके से शान है इस घर की। पर लेकिन सोचो, चारों के चारों में से एक भी इंसान जो है वो कोई काम नहीं कर रहे, सारे के सारे जो है वो खेती में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में। तो एक तरीके से परिवार जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पैटर्न में आ जाएगा कि कैसे पेट पालना है, क्योंकि अभी तो ये चारों हैं, कल को चलकर चारों की शादी भी होगी, उनके चारों के बच्चे भी होंगे, तो इस टाइम पर यहाँ पर बर्डन बन गया। आखिर ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आप लोग वो समझिए। पॉपुलेशन जो है वो बर्डन बन जाती है जब वो जो है एक तरीके से बोल सकते हैं स्किल्ड नहीं है, यानी कि अगर उसके पास में कोई स्किल नहीं है, अगर वो एक तरीके से अपने आप का पेट भरने के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर वो है देश के ऊपर तो बर्डन बनेगा ही बनेगा, सबसे पहले तो परिवार के ऊपर बर्डन बनेगा। और जो जो परिवार के ऊपर बर्डन बनता चला जाएगा कि जॉब नहीं हो पा रही है वो सारी चीजें, फिर आगे चलकर वो इकोनॉमी के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक एज रहती है, उस एज में इंसान अगर कोई काम कर लेता है तो सही है। जैसे मान लीजिए एज है इंसान की, अब वो इंसान जो है 50 एज क्रॉस कर चुका है और उसने आज तक कोई जॉब नहीं की है। अब ये इंसान जो है आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जैसे एज बढ़ने लगती है तो इंसान बीमार होने लगता है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, और भी बहुत सारे, तो और खर्चा यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दिक्कत बढ़ती है। परिवार में हम लोग रहते हैं तो वहां पर आप लोगों को पता है बड़े ही प्यार से रहते हैं। परिवार में हम लोग ये कभी चीजें फील नहीं करते एक दूसरे को लेकर कि हाँ जैसे कि माँ बाप हो गए बीमार हैं, बच्चे हो गए कोई बीमार है, तो हम लोग मिलकर काम कर लेते हैं।
पर लेकिन अगर सोचो वो इंसान जो है अगर ढंग से जॉब की जाती, जिस तरीके से प्रॉपर एक जॉब के साथ में अपनी एक सेविंग करके रिटायर होकर आता, तो कहीं ना कहीं परिवार को सपोर्ट मिलता। हो सकता है वो परिवार आगे चलकर वो एक कोई अच्छा काम करना चाहता हो, ठीक है, कोई बिजनेस स्टेप करना चाहता हो, कोई अपना अच्छे से कोई एक बच्चों को पढ़ाना चाहता हो, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं वो करना चाहता हो, तो वो कर पाता अगर यहाँ पर ये जो इंसान है, ये इंसान अगर जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेता। तो ये जो अभी आप लोगों को मैं बात बता रहा हूं घर के बारे में, यही चीज सेम आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं देश के बारे में। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, जब अगर स्किल्ड लेबर फोर्स होगी हमारे पास में तो वो बर्डन नहीं बनेगी, पर लेकिन अगर अनस्किल्ड लेबर फोर्स होगी तो फिर बर्डन बन जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग को ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करना है। और वो कैसे होता है? कैपिटल क्या होता है? आप लोग एक मशीन लेकर आए, आप लोग कोई मशीन लेकर आए और आप लोग उस मशीन का यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर में पैसा कमाने के लिए। मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी एक ऐसी चीज खरीदी, जूस निकालने की मशीन लेकर आए, आप लोगों ने जूस निकाला और खुद से पिया, कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन आप लोगों ने छोटा सा घर के सामने एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बना दिया कि हाँ जूस हम लोग यहाँ पर लोगों को पिलाएंगे, तो यही आप लोगों की मशीन जो है वो कैपिटल बन गई। तो इस तरीके से ह्यूमन यानी कि इंसान को भी कैपिटल बोला जाता है। कब? वो तब बोला जाता है जब वो इंसान को अच्छी एजुकेशन दे दे, अगर हम लोग उसको, अगर हम लोग उस इंसान को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा दें, यानी कि एक तरीके से हष्ट पुष्ट रहे, और फिर आगे चलकर वो इंप्लॉयमेंट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो परिवार की तो इकोनॉमी बढ़ेगा, वो देश को भी आगे लेकर जाएगा। इस तरीके से अगर पॉपुलेशन को देखोगे तो पॉपुलेशन आप लोगों को पॉजिटिव लगेगी। यानी कि चाइना के अंदर अगर बोले सारे के सारे स्किल्ड फोर्स हो जाए, तो आप लोग देखो चाइना कहां पहुंच गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो काफी अच्छे से काम किया है। हमारी कंट्री के अंदर अगर स्किल प्रोवाइड करा दें, इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम लेकर आया गया था। तो ये जरूरी है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होंगे, तो आप लोगों को एक तरीके से सामने वाला जब आप लोगों से कोई बातें करेगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार हमें कितना पता है, और आप लोग अच्छे से एक आंसर भी दे पाओगे, और वो चीजें काफी अच्छी होती हैं। ठीक है, यहां पर अगर बात करें काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 ये ग्लोबल इश्यूज हो, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि अगर कोई पूछे, कोई क्या, मैं ही आप लोगों से पूछ लेता हूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का नाम क्या है जिसमें वो पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। तो एक तरीका प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर ये, और इसमें बड़ी खतरनाक बात बोल दी इन्होंने यार वो क्या है? इन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा 2023 के अंदर में। यानी कि आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना की, चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया जो है वो आगे निकल जाएगा 2023 के अंदर, और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 8 बिलियन हो जाएगी नवंबर 15 2022 के अंदर ही। यानी कि इतने सारे लोग आप लोगों को दुनिया में देखने को मिलेंगे कि आप लोग उनकी पेट पूर्ति कैसे कर पाओगे, ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि कहां कहां पे कितनी पॉपुलेशन है, तो ये बड़ा ही प्यारा सा चार्ट जो है ये आप लोगों के लिए खोज कर लाया हूं मैं, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा चीजें बताएगा यहां पर। जैसे कि यहां पर 1990 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की, दूसरे नंबर पर इंडिया की, तीसरे नंबर पर यूएसए की, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, और पांचवें नंबर पर है ब्राजील। तो अगर टॉप 5 कंट्री आप लोग यहां पर देखोगे, यही टॉप 5 कंट्री अगर आप लोग 2022 में देखोगे, तो ये जो है यहां पर अगर बात करें, जो चाइना, इंडिया, यूएसए और जो इंडोनेशिया है, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहे, पर लेकिन ब्राजील को रिप्लेस कर यहां पर पाकिस्तान आ गया अब यहां पर। ठीक है, अब यही जो इस तरीके से जो चेंज होने वाला है 2050 में चेंज होता हुआ नजर आएगा। इंडिया जो है वो चाइना को रिप्लेस कर देगा, अभी यहां पर आप लोगों को बताया मैंने, यूएसए की पोजीशन वही रहने वाली है, और नाइजीरिया यहां पर टॉप पर निकल कर आएगा, पाकिस्तान वही रहेगा, और इंडोनेशिया जो है वो नीचे पहुंच जाएगा। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जिस देश के अंदर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो देश जो है वो एक तरीके से आने वाले टाइम में उसको ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अपने लोगों को और ज्यादा स्किल प्रोवाइड उसको करानी पड़ेगी। तो ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों से अभी यहां पर बातें करूंगा कुछ कुछ। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर जो रिपोर्ट है वो ये बोल रही है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.5 बिलियन क्रॉस कर जाएगी 2030 के अंदर में, और ये लगभग 10 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन 2050 के अंदर में। बहुत बड़ा डेटा होने वाला है ये समझना। अगर आप लोग इस डेटा को चाहते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे। 1 बिलियन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितने करोड़ होते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बात की जा रही है 10 बिलियन के बारे में, तो यानी कि 1000 करोड़। ये इस तरीके से आप लोग यहां पर रुपये के मामले में आप लोग यहां पर इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि पॉपुलेशन जो है वो कहां पहुंचेगी आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें जो बोला जा रहा है कि लगभग 50% ऐसा इंक्रीमेंट होगा ग्लोबल लेवल पर,
जो कि कॉन्सेंट्रेट करेगा कहां कहां पर, ये अफ्रीकन देश बोले गए हैं जहां पर काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपीन। यहां पर पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को जो है बेसिकली यहां पर बढ़ती नजर आ रही है फिलहाल के टाइम पर, यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर यहां पर कंट्रोल नहीं है। अपने देश में आप लोगों को पता है अभी कई सारे राज्य जो हैं वो यहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, और यहां पर वो 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसका कई सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया और कई सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी चीज है, इससे हम लोग पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल कर पाएंगे और सही तरीके की चीजों को लेकर चल पाएंगे। अगर बात करें जब पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग, वैसे तो बात करते रहते हैं कि इसकी पॉपुलेशन वो है, उसकी पॉपुलेशन वो है, पर लेकिन हम लोग इस पॉपुलेशन के चक्कर में वुमेन हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि जितने बच्चों को जन्म देगी एक वुमेन, इतनी ही हेल्थ जो है उसकी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है, उसकी जिंदगी के जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है वो चला जाता है। अगर एक बच्चे को एक महिला जन्म दे रही है तो लगभग 9 महीने तो पेट में रखा, और फिर लगभग 1 साल जो है पूरा आगे आने वाले टाइम में उसको बेसिकली लालन पालन करना पड़ेगा, जैसे हमारी मम्मी ने हमारे लिए किया है। तो यानी कि 2 साल तो जिंदगी में से ऐसे चले जाते हैं जिसको आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते अगर एक बच्चे को यहां पर लेकर चला जा सके। तो यानी कि एक तरीके से सबसे ज्यादा टफ पीरियड ये होता है। और अगर एक महिला 2, 3, 4, 5 बच्चों को जन्म दे रही है तो आप लोग ये समझ के चलिए कि एक तरीके से उसकी बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि एक महिला को अगर बोला जाए तो यहाँ पर 2 बच्चे जो होते हैं वो सही तरीके से एक तरीके से उनका लालन पालन भी कर पाते हैं, जितनी महंगाई आज की डेट में देखने को मिलती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अगर बात करें 10.4 बिलियन जो है बोला जा रहा है 2025 जो 80 तक देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर लेवल जो है वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी तरीके से नजर आएगा आगे। यानी कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जब बर्थ रेट जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और डेथ रेट जो है वो कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। पर लेकिन अगर बर्थ रेट जो है वो कम हो गया और डेथ ज्यादा हो गई, अभी कोविड-19 के टाइम पर आप लोग लगा लो कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, तो इस तरीके से कई बार जो है पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज भी आप लोगों को होती है यहां पर नजर आती है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन डिक्रीज के बारे में ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इस तरीके से आप लोग इसको चीजों को देख सकते हैं। अभी यहां पर आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किन एरिया की है और आगे आने वाले टाइम में जहां पर बढ़ने वाली है। तो अगर दुनिया के एरिया देखोगे तो ईस्ट और सदर्न जो ईस्टर्न एशिया है वहां पर बोला गया कि यहां पर आने वाले टाइम में 20.3 जो बिलियन है, खासकर अगर देखा जाए और बढ़ेगी, और 29% है टोटल पॉपुलेशन का। कहां पर बोला मैंने, ईस्टर्न और सदर्न ईस्ट एशिया के अंदर में। तो यहां पर जो ईस्ट हो गया ईस्ट एशिया और सदर्न ईस्ट एशिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है यहां पर आप लोगों को प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिल रही है। दुनिया की पॉपुलेशन का 29% यहां से निकाल कर लेकर आते हैं। मुझे पता है ये इमेज थोड़ी सी धुंधली है, पर लेकिन काम चला लेना। पीपीटी में इसीलिए डाली जाती है, जब पीपीटी आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको आराम से एंजॉय कर पाओगे, पीपीटी को जूम कर भी देख सकते हो, ठीक है। तो पीपीटी आप लोग इसीलिए रहता है कि आप लोग उसको आराम से बाद में भी देख सको, आप लोग इसको आराम से जहां पर भी आप लोग कोई डाउट लगे, ठीक है, तो ये आप लोग देख लिया करो। बाकी अगर बात करें यहां पर जो सेंट्रल और जो सदर्न एशिया है वहां के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 2.1 बिलियन सेंट्रल और सदर्न एशियन मैंने बोल दिया यहां पर, तो ये सेंट्रल एशियन हो गया और ये सदर्न एशिया, जिसमें आप लोगों को इंडिया भी देखने को मिलेगा। यानी कि यह है अपनी प्यारी जो कंट्री है, तो हमारा प्यारा महान भारत, तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो इसको मिलाकर सेंट्रल एशिया के साथ में 26% आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बात बोलेगी है, यानी कि चाइना को दूसरे नंबर पर हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे 2023 के अंदर में, और 2050 में जो पॉपुलेशन होगी इंडिया की वो होगी 1.6 बिलियन। यानी कि अभी जो बात करी जा रही है हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, वो है लगभग 140 करोड़ के करीब, ठीक है। आने वाले टाइम में यहां पर ये लगभग आप लोगों को 160 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन नजर आएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ये अंदाजा रख सकते हैं। और दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है अभी फिलहाल टाइम पर, जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है ये बहुत कम है पहले के कंपेयर में। ये बोला जा रहा है कि ये सबसे स्लो रेट है 1950 से, अगर आप लोग इसको देखोगे ना, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा करती थी उसके कंपेयर में काफी नीचे आता जा रहा है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर बर्थ रेट देखो, यहां पर सबसे कम बर्थ रेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और डेथ रेट जो है वो बढ़ गया, क्योंकि जब उस टाइम पर यहां पर पैदा हुए होंगे, अब उनकी उम्र हो चली है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। उस टाइम पर जो बच्चे पैदा होते थे, सोचो यहां पर जितने सारे यहां पर लोग जो है पैदा हुए होंगे 2000 में, आज की डेट में उनकी एज कितनी हो रखी होगी, तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो लगभग 22 साल के हो गए, तो इस तरीके से आने वाले 20 साल में और जो है उनकी एज कितनी होगी, तो फिर आगे कैसे कंडीशन चलती है, तो वो सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो किस किस पर्टिकुलर एरिया में कितना एज ग्रुप है, तो वो यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से निकल कर आती है।
अभी यहां पर अगर बात करें तो बोला गया कि आज की डेट में 10 कंट्री लगभग आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी जहां से नेट आउटफ्लो हो रहा है मोर देन 1 मिलियन, यानी कि माइग्रेंट। सबसे खतरनाक चीज ये भी होती है, जैसे हमारे देश में से आप लोग देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, पर लेकिन आप लोग उसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हो, आप लोग उसको नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हो। पॉजिटिव तरीके से कैसे देख सकते हो, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आईटी में एजुकेशन ली और आप लोग जाकर जो है किसी दूसरे देश में जॉब करने लगे, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यार ब्रेन ड्रेन हो गया। यानी कि हमारे देश में से जो अच्छे खासे लोग थे जो कि अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो किसी और देश में काम करने चले गए। दूसरी साइड में आप लोग यहां पर ये बोल सकते हो इसी के पैटर्न को थोड़ा सा उल्टा करके कि हमारी कंट्री के लोग जो हैं आज के डेट में दुनिया यानी कि देशों को चला रहे हैं। यूएसए की नासा के अंदर भी दुनिया भर के लोग आप लोगों को हमारे देश के देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा अपने देश के लिए होगा ना। आप लोग सोचो खुद, तो आप लोग आज के डेट में जापान यूएसए आप लोग कहीं पर जाकर बैठे हो, अगर जब भी देश की बात आएगी तो दिल धड़केगा, अपने देश के लिए कुछ करने का मन करेगा, अपने देश का कोई इंसान मिल जाए उसके साथ में हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छे से सपोर्ट करने का मन करेगा कि हाँ यार हेल्प की जाए। ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग खुद देख लो, अपने गांव से निकल कर आते हो मान लीजिए आप लोग, और आज की डेट में आप लोग किसी सिटी में चले जाते हो तो अपने गांव को कोई मिल जाता है तो अच्छा लगता है दिल को देखकर कि हाँ यार अपना एक तरीके से जान पहचान वाला आदमी मिल गया। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो आउटफ्लो जो है वो टेम्परेरी है, हालांकि कोविड-19 ने सबको उल्टा अपने घरों पे पहुंचा दिया था अभी, ठीक है। पर लेकिन कई बार इनकी वजह से इनसिक्योरिटी होती है। कई बार लोग जो हैं, जैसे कई सारी कंट्री जो हैं उनको ये लगता है कि बाहर से जो आया तो ये डर लगता है उनको, तो इसको जिनोफोबिया बोलते हैं। मतलब ऐसा जैसे लोग जहां से यहाँ पर ये लगे कि अब अपने देश में आएंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कतें देखने को मिल सकती है। जो स्पेलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनोफोबिया की, तो यहां पर आप लोग इसको जेड नहीं वैसे बोला जा रहा है, पर लेकिन XE से यहां पर स्टार्ट होगा, XENO, ठीक है। तो ये हो गया जिनो, PHOBIA, तो जिनोफोबिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि एक तरीके से कि किसी अलग इंसान से, अलग कल्चर से डरना कि हाँ यार ये हमारे साथ में आएगा तो कुछ दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई जगह यूज हो जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड आप लोगों को मिल गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। ग्लोबल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ जो है यहां पर बोला जा रहा है 72.8 है। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर 72 साल तक के लोग हैं लगभग जी रहे हैं आज की डेट में, यानी कि 72 साल एक एवरेज हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 भी क्रॉस कर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 60 पे भी रह जा रहे हैं। तो एक एवरेज जब निकाला जा रहा है तो यहां पर वो 72 के करीब यहां पर निकल कर आ रहा है। तो एक ये भी आप लोगों के सामने एक अच्छा डेटा है। ये जो अभी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गई है, ये 27वां संस्करण था यहां पर, और जो पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर है यूएन सेक्रेटरिएट का, उसके द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ में यहां पर ये बाई एनियल है, यानी कि 2 साल में एक बार ये प्रस्तुत किया जाता है। 1951 से यहां पर ये प्रक्रिया जो है वो चली हुई आ रही है, ठीक है। तो ये काफी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप लोगों को आइडिया रहेगा तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और आप लोग भी समझ पाएंगे कि कैसे कैसे पॉपुलेशन की क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए जैसे शादी अगर करनी है या फिर नहीं करनी है, वो एक अलग इशू हो गया। अगर शादी होती है तो कितने बच्चे आप लोग पैदा करने चाहेंगे, 1 2 3, मतलब आप लोग का क्या एक अंदाजा लगाते हैं ना कई सारे, हाँ आप लोग जब लवी डबी बातें करते होंगे एक दूसरे के साथ में, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो एक जोनर में चल रहा है कि हाँ इतने बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। कई सारे ऐसे होते हैं जिनको बच्चे पसंद नहीं होते हैं कि नहीं यार कोई बच्चा पैदा नहीं करना है, अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय करनी है। तो आज की डेट में अलग अलग परसेप्शन है। तो आप लोगों का क्या परसेप्शन है इसको लेकर, और पॉपुलेशन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर दे पाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर कि ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर आप लोगों ने ढंग से आर्टिकल सुना है टकटकी लगाकर तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आप लोगों को मजा आता होगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं किया तो फिर आप लोगों को लगेगा यार क्वेश्चन कहां से आ गया। तो इसे बोलता हूं आर्टिकल को टकटकी लगाकर सुनना है। हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस नेशन है आज की डेट में, मतलब जो होने वाला है 2025 तक होने वाला है। और ग्लोबल की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो काफी स्लो रेट में है अभी 1950 से अगर देखते हैं, पर फिर भी 5% एनुअली यहां पर बढ़ रही है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोला गया 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, A B C F D। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो, देखता हूं कौन कौन जो है वो बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर देता है। तो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर देख ली एक एक कर कहां से ये आर्टिकल आया, क्या क्या चीजें इसके बारे में, कौन सा ये रिपोर्ट थी, की पॉइंट्स उसके क्या थे, किस तरीके से पॉपुलेशन कहां कहां पर कैसे चेंज हो रही है, कैसे बढ़ रही है। तो ये इसके कई सारी चीजें, और इसी के साथ में ये है क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या है यहां पर, आंसर इसका सी सही।
जो सॉरी सी नहीं, इसका आंसर है डी सही, ठीक है, ये है डी सही आंसर इसका। यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को इनकरेक्ट देखने को मिलेगी। रीजन, ये यूएन के द्वारा पब्लिश की गई, ये यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस 2023 तक हो जाएंगे और ये 1% है, सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर जो है वो डी हो गया। ओके, तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो यार, लगे कि अब यहाँ से कोई पूछ लेगा तो भाई साहब कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे उन्हें कहते हैं कि भाई साहब अब यहाँ से आ जाए, फोड़ देंगे अब तो क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो वाली चीजें होनी चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर जैसा भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग बता सकते हो। ओके, जब तक इंसान के सर पर आकर मारनी पड़ती ना तब तक इंसान सुधरता नहीं है, तब उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें सुधारने स्टार्ट करता है। ऐसा ही एक यहाँ पर ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा IBDC के बारे में। इसका मतलब क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। बायोलॉजिकल डेटा मतलब ऐसा डेटा जो कि आप लोगों की लाइफ से बेसिकली रिलेटेड हो, जैसे कि आप लोगों के फिंगरप्रिंट हो गए, आइरिस स्कैन हो गए, जो आधार कार्ड में भी इकट्ठा किया गया था, आप लोगों का DNA हो गया, ठीक है, कोई डिजीज़ है आप लोगों की बॉडी में या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, तो सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा पहली बार देश के अंदर में एक नेशनल रेपोजिटरी के तौर पर लाइफ साइंस डेटा जो है वो फरीदाबाद में रखा जाएगा। यहाँ पर नेशनल रेपोजिटरी इनके नेशनल लेवल पर यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया जा चुकेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर किसी को चेक करनी है कहीं पे भी बैठकर जो है वो उसको चेक किया जा सकता है। एक ऐसा डेटा तैयार किया जाएगा। आप लोग बोलोगे क्या जरूरत है? अब मतलब जरूरत ऐसी है कि अब तक तो लग नहीं रहा था कि क्या जरूरत है, पर लेकिन वही है, जब समस्याएं आती हैं तो समाधान की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, इंडियन जो SARS-CoV-2 जो जीनोमिक कंसोर्टियम लैब है उसके हिसाब से भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि कोविड-19 के टाइम पर इस तरीके से सर्विलेंस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ गई और ये वो डेटा है जो कि पब्लिक फंडेड रिसर्च इन इंडिया के थ्रू यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसा डेटा जो कि सबके लिए अवेलेबल रहेगा एक सिस्टमेटिक तौर पर, जो कि फेयर यहाँ पर शेयरिंग रहेगी। मतलब एक तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? फाइंडेबल, यानी कि पता लगाया जा सके कंपेयर करके, अच्छा ये उस पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड डेटा है, एक्सेस किया जा सके, इंटर ऑपरेबल हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से उसको ट्रांसफर भी किया जा सके, और रीयूजेबल प्रिंसिपल पर ये काम करने वाला है। ये जो डेटा है कहीं ना कहीं अगर इकट्ठा करेंगे तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो 4 बेसिकली पेटाबाइट जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी है उसके अंदर में। ये बेसिकली मैंने बोला अभी फरीदाबाद जरूर याद रखिएगा, फरीदाबाद में यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की जा रही हैं। ये एक तरीके से ऑनलाइन जो यहाँ पर डैशबोर्ड है, तो एक जीनोमिक जो सर्विलेंस का उसके ऊपर ध्यान देकर चलेगा, यानी कि एक तरीके से यहाँ से इसको होस्ट किया जा रहा है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि अभी रिसेंटली जो आप लोग डिजी लॉकर यूज़ कर रहे हो उसमें हेल्थ कार्ड का भी एक तरीके से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इंसान कहीं पर भी घूम रहा है, कोई भी दिक्कत है तो 1 मिनट में यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इसी तरीके से ये भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, एक ऐसा आर्टिकल जो कि कई बार रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पावर प्रोवाइड कराता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। यानी कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में एक सुपर पावर यहाँ से निकल कर आती है आर्टिकल 142 से। यानी कि आर्टिकल 142 जो है यहाँ पर ये पावर देता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कंप्लीट जस्टिस जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराया जा सकता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इस्तेमाल करके। यानी कि अगर कोर्ट को लग रहा है कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल जो है कई बार न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलता है, अभी फिर से यहाँ पर न्यूज़ में आ गया है। अभी न्यूज़ में क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पर जो राजीव गांधी जी की असैसिनेशन यानी कि हत्या करने वाले लोग जो हैं उनको रिहा करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है तो आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली 142 के हिसाब से यहाँ पर वो काम करेगा और इसी के चलते यहाँ पर ये बातें भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो एक तरीके से ऐसे रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुँचा सके। तो इसलिए इसी पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम दिया जाता है कि ये कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं और ये थ्रू आउट द इंडिया यानी कि पूरे देश के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसी से कनेक्टेड आप लोगों को आसपास कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जैसे आर्टिकल 145। ये याद रखिएगा, अगर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनानी है तो ओनली सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी इजाज़त के बगैर आप लोग वो नहीं बना सकते। एक तरीके से वो होल सोल अथॉरिटी है, उन्हीं को पावर दे रखी है आर्टिकल 145 के तहत यहाँ पर। ठीक है,
बेंच बनाने की। आर्टिकल 143 है तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पर, जिसके चलते प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, यानी कि 143 यानी कि आई लव यू वाला चक्कर नहीं, वो आप लोग याद रखते हैं इसे, उसके साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो 3 आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताए, आर्टिकल 142, आर्टिकल 145 और आर्टिकल 143। तीनों में से किसी भी आर्टिकल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा तो दूर करना है। किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, ओके। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी साउथ में गए तो यहाँ पर ये चीज़ ट्रेंड कर रही थी बाकायदा ट्विटर के ऊपर, ठीक है। जब मैंने इसको देखा तो यहाँ पर इसके बारे में बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर बेसिकली रामनगुंडम फर्टिलाइजर, ये केमिकल जो लिमिटेड है, उसका उद्घाटन किया तेलंगाना के अंदर में, ठीक है। तेलंगाना वही देश है, वही राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था 2014 में, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लेटेस्ट ऐसा जो राज्य था अब तक, जब तक जम्मू एंड कश्मीर को अलग नहीं किया गया 2 यूनियन टेरिटरी में। अच्छा, कई बार अभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है हमारे देश के अंदर में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं आज की डेट में, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज भी किया है। पहले 7 थे, फिर 9 हो गए और फिर मर्ज कर दिया। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ के आंसर भी खुद ही दे देता हूँ मैं काबरा बाबरा हो रहा हूँ चलिए आंसर दीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, भूल जाता हूँ मैं, पूछ के आ रहा हूँ कई बार। चलिए ठीक है, हो गया ना। 8 यूनियन टेरिटरी, अब स्टेट बता दो आप लोग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर ONGC जब बात करते हैं यहाँ पर, तो ONGC जो हमारे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, एक महारत्न है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। इसके द्वारा यूफील्ड, ये KG बहुत इंपॉर्टेंट है, ये LKG UKG वाला KG नहीं है, ये कृष्णा गोदावरी वाला एरिया है। तो वहाँ पर एक तरीके से एक नई फैसिलिटी जो है वो इनोग्रेट की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर अपने देश में हम लोग इन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करें तो बहुत सारी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के साथ में कनेक्टिविटी ये चीज़ होगी। नेशनल लीगल सर्विस डे के बारे में मैंने डिस्कस किया था, 9 नवंबर याद रखिएगा। और NLSA ये तो एक ऐसी ऑथोरिटी है जो कई सारे इंपॉर्टेंट केस में आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस याद आ रहा है? कौन सा केस था बताइए, याद आ गया नहीं आएगा? जेंडर कुछ आ रहा है याद? किन्नर कम्युनिटी के बारे में कुछ है, थर्ड जेंडर कुछ आया याद? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसमें किन्नर समुदाय को थर्ड जेंडर बनाया गया। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, ठीक है। अब साल बता दो यार कम से कम, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा न्यू रेगुलेशन PhD के बारे में बात की जा रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने की बात की जा रही है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट एडमिशन, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा। मैं एक पर्टिकुलर दोस्त बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा आप लोग रिलेशन में बोल सकते हो, इससे रिलेटिव नहीं होता है, तो रिलेटिव थे वो, उनके द्वारा क्या किया गया, एक PhD डाली गई एक पर्टिकुलर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर में। तो उन्होंने बोला कि यार एक बार मिलने आओ, कुछ बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा करियर से रिलेटेड कुछ करनी है। तो मैं गया, तो बातों में बातें होने लगी, क्या अर्निंग एक तरीके से फिर बोलने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, एक तरीके से कितना क्या अर्निंग हो रही है। तो मैंने बताया ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने बताया ठीक है। तो जब बातें होने लगी तो उन्होंने बताया कि मैं जितना कमा रहा हूँ इतना एक इंसान जो है PhD में एक आप लोगों को ना स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो उसमें कि हाँ इतना तो एक इंसान को जॉब पर भी नहीं मिल रहा है। रियलिटी में हमारे देश में कई सारे लोग जो है PhD इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको PhD करनी है। वो इसलिए करते हैं कि PhD करके शायद कुछ आगे हो जाए, यहाँ तक तो कुछ हुआ नहीं है। और यही PhD का दुर्भाग्य है, ठीक है। यानी कि PhD करने के लिए इंसान के अंदर ललक नहीं है, मजबूरी होती है कई बार। तो ये मजबूरी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई सारे लोग तो ये सोचते हैं यार कम से कम 4 सालों तक 5 सालों तक उन्हें जो चीज़ चलती रहेगी, जो PhD चलती रहेगी, कम से कम पैसा तो मिलता रहेगा कुछ। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से PhD की जो रेपुटेशन है वो ये कहते हैं कि और क्या PhD करेगा। पर आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा, पढ़ने के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं कि हाँ ठीक है यार PhD कर रहा है भाई साहब, वो कह रहा है कि कब तक पढ़ेगा, PhD करेगा इस पे, PhD की नेगेटिव इमेज बना रखी है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे PhD कौन सा करना चाहता है। अगर किसी को ऑप्शन मिले करेगा वही PhD, बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। नॉर्मली देखने में यहाँ पर लगता है कि बिहारी पुरस्कार, लोग सोचेंगे बिहार का पुरस्कार है, पर लेकिन ये राजस्थान से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से नाम से रिलेटेड है, उनका नाम बताना है जो मैंने डिस्कस किया था उदयपुर में। अभी यहाँ पर ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को दिया गया है और ये मैंने नंबर भी आप लोगों को बताया था, 31वां और 32वां ये पुरस्कार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर बेसिकली मधु काकरिया, ठीक है, उनके लिए बेसिकली यहाँ पर 2021 का, और इसी के साथ में माधव हाड़ा
उनको 2022 का यानी कि 31वां और 32वां अवार्ड यहाँ पर इनको दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 98% वोटर टर्नआउट देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट पोलिंग बूथ है वर्ल्ड में। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं कि हाईएस्ट पोलिंग बूथ कौन सा है दुनिया में, तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर ये है कि सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट वर्ल्ड में कहाँ पर, 98% लोगों ने वोट डाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब लोग भी काफ़ी कम एरिया में रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर ये पर्टिकुलर कौन कौन इस डिस्ट्रिक्ट में रहता है जिन्होंने यहाँ पर वोट डाली है। मैं भी तो देखूँ, इतने सारे लोगों ने वोट डाल दिए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 7th एडिशन इंडो फ्रेंच एयर एक्सरसाइज जो गरुड़ा जो 7th है वो अभी आप लोगों को पता है जोधपुर में देखने को मिला, ठीक है। कभी भी ऐसी चीज़ें आप लोगों को अपने एरिया में देखने को मिलती हैं तो एक गर्व फील किया करो, वाओ हमारा कम से कम एरिया इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये एक दुखद घटना है। ये पर्टिकुलर जो पद्मश्री थे जो कि हमारे बीच में अभी नहीं रहे, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। मैथमेटिशियन थे, ठीक है, तो इनका नाम था RL कश्यप। तो ये 84 की एज में अभी हमारे बीच में से गए। MSCI के द्वारा इंक्लूड किया जा रहा है 6 इंडियन स्टॉक इन इट्स इंडेक्स। तो ये एक तरीका इंडेक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये एक तरीका इंडेक्स है जो कि परफॉर्मेंस मेजर करता है यहाँ पर इस तरीके से इंडियन मार्केट के अंदर में, ठीक है, कंपनीज की। तो ये एक ऐसे तरीके का एक इंडेक्स आप लोग इसको बोल सकते हैं, ओके। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से हो सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आप लोग देखना। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन एग्री हो रहा है यहाँ पर ताकि ईस्ट तिमूर ये कंट्री है इसको अपना 11th मेंबर बनाने के लिए। तो ये कंबोडिया के अंदर जो मीटिंग हुई वहाँ पर ये बात की जा रही है। आसियान के अंदर अब तक 10 मेंबर थे, काफ़ी लंबे समय से वो 10 ही थे, अब एक नया मेंबर जुड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। 9th आसियान इंडिया समिट जो है वो अभी कंबोडिया में देखने को मिले और इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। और इंडिया और कंबोडिया के द्वारा, क्योंकि कंबोडिया में आप लोगों को पता है मीटिंग हो रही थी, तो यहाँ पर MOU भी साइन किए गए कई सारे कल्चर, हेल्थ और इन सब से रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट जो बेसिकली जगदीश धनखड़, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, फिनोम पेन, और ये क्या है, ये कंबोडिया की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, PM हुन सेन। तो ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, नहीं कंफ्यूजन आना नहीं है भैया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय विच कंट्री, यानी कि टेरर के लिए कोई मनी नहीं भाई साहब, मनी भाई निकल लो, टेरर अगर फैला रहे हो तो नहीं मिलेगी। इंडिया सॉरी जापान, इंडिया, चाइना या फिर बांग्लादेश। तो आंसर बताना आप लोगों को सही क्या होगा। चाइना तो देखो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है क्योंकि वो तो पाकिस्तान है, वैसा चीज़ों को सपोर्ट ही करता है। जापान हो सकता है और बांग्लादेश के भी चांसेस कम है, मतलब बांग्लादेश एक तरीके से मतलब कर भी सकते हैं नहीं भी, पर लेकिन चाइना नहीं होगा। आप लोगों के पास में चलिए 3 ऑप्शन छोड़ दिए मैंने, ठीक है, चलिए बांग्लादेश भी हटा देता हूँ, ठीक है। बताइए अब इंडिया और चाइना में से कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर आंसर भी बताऊंगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। कौन सा राज्य है जिसके द्वारा डेवलप किया गया इंडिया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, MMLP। तो ये बताना है, मल्टी मॉडल यानी कि डिफरेंट चीज़ों पर काम किया। मल्टीपर्पज डैम का नाम सुना होगा, मछली पालन भी कर लो, बिजली भी बना लो इससे, सिंचाई भी कर लो इससे, इतने सारे काम कर लो भाई साहब इससे, जी हाँ, ठीक है। तो इंडिया बोलो, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य यहाँ पर ये कलाकारी कर रहा है। इसी के साथ में ONGC यू फील्ड ऑनशोर फैसिलिटी जो इनोग्रेट की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, वो कौन से स्टेट में है। तो जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी उसी के बारे में क्वेश्चन है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हो अगर रेगुलर डिस्कशन सुनते हो, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को मैप में भी दिखाया था इसके बारे में, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो बात कर रहा है कि वर्ल्ड हाईएस्ट जो पोलिंग बूथ है, ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों से इसके बारे में बात की, ठीक है। ये बेसिकली मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन बता दी मैंने, लाहौल स्पीति बोला था ना, उसके भी अंदर लोकेशन पे पहुंच गए यहाँ पर ये। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यह है तासी गंगा, यानी कि लाहौल स्पीति वाले एरिया के अंदर चले गए। हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका भी आंसर आप लोग दे ही दोगे, अभी आप लोगों से बात की है, ठीक है। CSET का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर इसको अटेम्प्ट कर लेना और इसी के साथ में फिर इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तब तक एक रिवर आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, जो कि यूरोप की एक ऐसी रिवर जो कि बहुत बार न्यूज में रहती है। इस रिवर का जो नाम है वो आप लोगों को एल्बे देखने को मिलेगा, ELBE।
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऐसी रिवर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी कुछ कंट्री, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर जर्मनी नजर आ रही है, ठीक है। इधर आओगे तो चेक रिपब्लिक आप लोगों से देखने को मिलेगा यहाँ पर ये। तो ये चेक रिपब्लिक का जो नॉर्थ वाला पोर्शन आप लोग बोल सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये 1094 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को नजर आएगी। और जो वर्ड है ना एल्ब, इसका मतलब होता है रिवर या फिर रिवर बेड, एक तरीके से जो पोर्शन होता है नदी का, उसके बारे में याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये कुछ पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर जर्मनी से भी होता हुआ इसका नजर आएगा। तो ये ऐसी नदी है जो कि याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, पीपीटी हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लिया करो, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अभी आंसर बताता हूं, उसके बाद में फिर वोकेबलरी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करें तो नो मनी फॉर टेरर, तो हमारा देश है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही जूझता है पाकिस्तान की हरकतों की वजह से। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि टेरर को जो मनी देगा भाई साहब उसका साथ छोड़ देंगे, ठीक है। फिर गाना गाओगे, मेरा साथ जो तुम छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। पछताएंगे नहीं बेटा, हम लोग सुधर जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर टेरर का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो नो टेरर फॉर, एक नो मनी फॉर द टेरर। और आप लोग याद भी रख सकते हैं इसके चलते, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि G7 कंट्री के द्वारा बनाया गया था, वो टेरर फंडिंग के ऊपर बड़ा फोकस रखता है। वो कौन सा ग्रुप है, ठीक है, बताइए। चलिए, अभी पाकिस्तान उसमें से ग्रे लिस्ट में से निकाला है, अब तो बता दो। अब तो आंसर ही मिल गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP, इसके बारे में याद रखिएगा। ये कहाँ पर है, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो तमिलनाडु याद रखिएगा। आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये एरिया, जहां पर ये फैसिलिटी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट की गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये जो रीजन है इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कृष्णा गोदावरी वाला रीजन है, बे ऑफ बंगाल में आप लोग देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट है, ये मैंने अभी बताया कहां पर, लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया में। बेसिकली इसके अंदर में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है जिसका नाम है यहाँ पर तासी गंगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है सारा, बेसिकली जुगाड़ पानी है, ओके। आगे बात करते हैं, सीसेट का क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आप लोगों को, आंसर इसका ए। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट रिवर आप लोग की कवर होगी। अब बात करते हैं आप लोगों की अंग्रेजी ज्ञान की। कुछ नए शब्द आप लोगों की डिक्शनरी में डालूंगा, यानी कि इंग्लिश आप लोग की इंप्रूव होगी। ये वो इंग्लिश होगी जो कि स्पीकिंग भी आप लोग की इंप्रूव रहेगी, यानी कि बोल भी पाओगे, समझ भी पाओगे, इसी के साथ में लिख भी पाओगे। अगर अच्छी वोकैबुलरी होती है तो अच्छी इंग्लिश आप लोग लिख पाते हैं। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो अगर आप लोग, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आप लोग यहाँ पर इस स्लाइड में दे रखे हैं, वो भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो एक एक शब्द के ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश जरूर करिएगा, ये हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। इससे फालतू क्या करूँ यार, बहुत कम बच्चे सेंटेंस फॉर्म करते हैं। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, गलत होता है तो बनाओ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पीछे घनी भाई बैठे हैं, ठीक है। मतलब बनाओ यार, काम करो, ठीक है। तो देख लो बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, उनका सेंटेंस देख के वही लिख दो, कम से कम इतना तो कर सकते हो। ट्राई तो करो, कम से कम कुछ तो करो मेरे दोस्त। पहला जो शब्द है यहाँ पर, ये ग्रेसली, एक तरीके से भयंकर बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि एक तरीके से काफी ज्यादा, यानी एक डिजास्टर वाली कंडीशन होना, आतंक या घृणा पैदा करना, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका अपोजिट क्या होता है, प्यार मोहब्बत फैलाना, ठीक है, दिल से दिल मिलाना, एंजॉय करना, लाइफ को शांति में बनाए रखना, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। कई बार ऐसे शब्द आप लोगों को देखने को मिलता है जब कोई कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर। नेक्स्ट जो शब्द है, छोटे छोटे कई सारे बच्चे देखो ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। तो रिफैक्टरी यानी कि आज्ञा न मानने वाला, यानी कि एक तरीके से जिद्दी हो जाना, यानी कि ये इंसान मैनेज ही नहीं होता है, ये ना अपनी करता है और पता नहीं क्या करता है, इतना इरिटेट करता है। तो एक तरीके से वो वाली सिचुएशन आप लोग देखते हैं। आया किसी का नाम दिमाग में, जब भी बात बोलता हूँ कोई दिमाग में नाम आता है कि हाँ यार हमारे पास भी है कैसा नमूना। तो यहाँ पर ये शब्द है रिफैक्टरी। इसका अपोजिट क्या होगा, आप लोगों के जैसा बड़ा ही प्यारा सा बच्चा जो सारी बातें मानता है, अच्छे से अपना काम करता है, एक्सरसाइज करता है, टाइम पे उठता है, टाइम पे काम करता है, तो अपोजिट में आप लोगों के जैसा बच्चा होगा, ठीक है। ये शब्द काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, कई बार बोलते हैं रिकूपरेट, यानी कि एक तरीके से स्वस्थ हो जाना, ठीक है। रिकवरी करना किसी बीमारी से, किसी सिचुएशन से, वहां से निकल कर आ जाना, बीमारी कहते हैं। फिर किसी परिश्रम के बाद में ना आके बहुत लंबे समय से और थक गए, फिर उससे निकल के आना, तो वाली चीज है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में भी आप लोग जो है सेंटेंस फॉर्म करिएगा अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो आप लोग लंबे समय तक इनको फिर स्पीकिंग में भी यूज कर पाओगे और अंग्रेजी बोलना भी आसान लगेगा, ओके। ये शब्द है हीव, एक तरीके से हिंदी में उत्तोलन बोला गया है, पर किसी चीज को उठाना बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है।
किसी हैवी चीज़ को उठाना है, फिर कोई बड़ा एफर्ट डालना, जैसे आप लोग मेहनत करके अपना एग्जाम निकाल दो, भली कोई सिचुएशन क्यों ना हो, उसको साइड में रखते हुए आप लोग बस पढ़ाई करो और पढ़ाई कर कंफर्टेबल फील करो, वो वाली चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ही बोलते हैं यहाँ पर किसी चीज़ को पुल करना एक तरीके से, ठीक है। ड्रैग करना भी बोल देते हैं कुछ भारी चीज़ को, या फिर किसी ग्रेट एफर्ट को लगाना, ठीक है। इंटिमिडेट एक तरीके से धमकाना होता है, ठीक है। किसी चीज़ को एक तरीके से नहीं कार्य करने के लिए किसी को धमकाना कि ये करो, जैसे मैं बोलता हूँ ये करो, ठीक है, वरना ये कर देंगे, ठीक है। घर वाले बेसिकली बोलते हैं तो पढ़ लो, नहीं तो बेटा खेतों में लगा देंगे काम करने के लिए। अक्सर गांव में खासकर ऐसा उदाहरण दिया जाता है, या तो पढ़ लो नहीं तो खेत में चलो दराती उठाओ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये धमकाने वाली बात होती है। धमकाना कि आप लोगों के मन में थोड़ा तो डर होना चाहिए चीज़ों को लेकर, तभी आप लोग काम करोगे, वरना कोई भी चीज़ आप लोग नहीं करोगे और बोलोगे क्या ही रखा है इसमें, अरे जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। ओके, बहुत शानदार तरीके से आंसर दिए गए और ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आती है। जब मैं ये देखता हूँ ना आप लोग इस तरीके से टिक लगा रहे हैं, मतलब पहले तो अपना शेड्यूल लिख दिया और फिर ये टिक लगा रहे हो, तो मुझे लगता है कि रियलिटी में आप लोग अपने ऊपर फोकस्ड हो, क्योंकि सबके बस की काम नहीं होता है यार, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। लोग सोच तो लेते हैं कि हमको एक्सरसाइज करनी है, पर फिर उन्हें सुबह उठने में भी आलस आता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सबके बस की काम नहीं है। अगर ये कर रहे हो तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट फील किया करो कि उन लोगों से बहुत आगे निकल रहे हो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैंने बात की थी और इनकी सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी, मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, ये हैं जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इनको बेसिकली BC रॉय के नाम से जानते हैं और इन्हीं के नाम से हम लोग अपने देश के अंदर में एक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में आप लोगों से मैंने बात भी की थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आप लोग इनके बारे में कुछ बातें मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड करा दी। हालांकि याद रखते हैं इनका जो जन्म हुआ था और जो इनकी डेथ हुई थी वो एक ही दिन हुई थी, यानी कि एक तरीके से एक ही डेट में हुए था। यानी कि आप लोग यहाँ पर भी देखते हैं 1 जुलाई और 1 जुलाई को ही ये गए थे, तो 1882 और इसी के साथ में 1862, ठीक है। कौन चाहता है कि जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन इस देश को छोड़कर जाए? कम से कम लोग जो हैं उसी दिन दोनों चीज़ें सेलिब्रेट कर लें, उसी दिन खुश हो ले, उसी दिन दुख हो ले, कैसा रहेगा? तो नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, तो ये अब की बार की थीम आप लोगों को देखने को मिली जो इन्होंने यहाँ पर लिख दी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इस तरीके से पार्टिसिपेट किया करो। कैसा लगा आज का डिस्कशन? जो भी आप लोगों की पर्सनल चीज़ें होती हैं वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, या तो यहाँ पर या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में, जहाँ पर भी सुटेबल लगे। और PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लिया करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, ऐसे अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। टेंशन से दूर रहने की कोशिश करो, अपने काम पर और थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर चलो। सुबह से लेक्चर निपटा लिया, अब पूरा दिन आप लोगों के पास में पड़ा हुआ है, शानदार तरीके से उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ाई आप लोग कर चुके हैं। तो ये आप लोग के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। छूट जाए तो ऐसा लगना चाहिए यार पता नहीं क्या हो गया, क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों को दुख फील नहीं होगा तब तक आप लोग काम पर फोकस नहीं करोगे। तो इसलिए कुछ भी डिसाइड किया और वो छूट जाए तो इसका मतलब कमेंट बॉक्स में आकर सॉरी लिखना, क्योंकि फील होना चाहिए कि यार डिसाइड किया था और किया नहीं हम लोगों ने। खुद ने ही डिसाइड करके खुद ने नहीं किया, कोई और बोले तो दूसरी बात होती है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो डिसिप्लिन वे में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द डे। अच्छे से खुश रहिए और एंजॉय करिए।